उस वक्त की बड़ी खबर थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों के बाद एबीपी गंगा पर सबसे बड़ा सर्वे। एबीपी गंगा पर यूपी उत्तराखंड का सबसे बड़ा सर्वे। आज चुनाव हुए तो यूपी उत्तराखंड में किसकी सरकार? थोड़ी देर में एबीपी गंगा पर यूपी उत्तराखंड का मूड देखिए। यूपी का मूड क्या है, उत्तराखंड का मूड क्या है, ये हम चंद मिनटों बाद आपको दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं यूपी और उत्तराखंड की जनता का मूड। ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आज चुनाव हुए तो यूपी और उत्तराखंड में किसकी बन सकती है सरकार। एबीपी गंगा और सी वोटर के इस सर्वे में आपके मन में उठने वाला हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। हम आपको ये बताएंगे कि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, कितनी सीटें मिल सकती हैं, पहले और अब में क्या अंतर दिख सकता है। तो शुरू करते हैं, यूपी उत्तराखंड का मूड क्या है। तो बिल्कुल इससे पहले कि हम अपना सर्वे बताएं और आज का सबसे बड़ा सवाल बताएं, मैं आपको बता दूं हमारे 4 डाटा सेंटर और एक ब्रेकिंग सेंटर में कौन कौन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डाटा सेंटर 1 पर प्राची मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्राची, तो देखिए, हम डेटा सेंटर 1 पे मौजूद हैं और डेटा सेंटर 1 के जरिए, इन ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी देर में यहाँ पे ग्राफिक्स करेंगे जिनके जरिए आप समझेंगे कि यूपी और उत्तराखंड की जनता का मूड आखिरकार क्या कहता है। एबीपी गंगा और सी वोटर का जो सबसे बड़ा सर्वे रहा है, उस सर्वे के क्या नतीजे रहे, ठीक है प्राची, थोड़ी देर बाद वो आंकड़े एबीपी गंगा आपके सामने रखेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम हर एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल प्राची, तो डाटा सेंटर 1 पर प्राची मौजूद है। इसके अलावा डाटा सेंटर 2 पर अवधेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अवधेश, बिल्कुल रोहित जी, तो डेटा सेंटर 2 पर मैं हूं और हम दिखाने वाले हैं सबसे बड़ा सर्वे जिसमें सियासत की एक बड़ी तस्वीर साफ होगी। तो दर्शकों का इंतजार खत्म हो चुका है और जो भी इसी वोटर के सर्वे में आंकड़े आए हैं वो हम दर्शकों को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मूड क्या है। बिल्कुल अवधेश, तो यूपी उत्तराखंड का मूड क्या है ये आप बताएंगे। इसके अलावा डाटा सेंटर 3 पर चलते हैं जहां पर आस्था कौशिक मेरी सहयोगी मौजूद हैं। आस्था भी आपको डाटा सेंटर 3 से पल पल का अपडेट देंगे। आस्था जी हाँ, मैं डेटा नंबर 3 पर मौजूद हूँ और मेरे पास तमाम सवालों के जवाब भी आ चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद, चंद मिनट बाद हम बताना शुरू करेंगे अपने दर्शकों को कि दरअसल जो 4 साल का कार्यकाल दोनों ही राज्यों में सरकारों का रहा है, उसके बाद जनता के ज़हन में ठीक है, उन पर उसकी क्या राय है। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, मौजूदा सरकार के कामकाज को बिल्कुल तो आस्था बताएंगी। डाटा सेंटर 4 पर राजेंद्र देव हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, मैं डेटा सेंटर 4 पे हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इसी जगह से हम ग्राफिक्स के जरिए तमाम चीजें अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तमाम सवालों के जवाब जो उनके जहन में है। तो बिल्कुल राजेंद्र देव डाटा सेंटर 4 से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ब्रेकिंग सेंटर से राजीव ढोंडियाल और स्नेहलता हमारे साथ मौजूद रहेंगी। आप देखिए राजेंद्र देव वहां पर मौजूद है डाटा सेंटर 4 पर। राजीव, बिल्कुल रोहित जी, ब्रेकिंग न्यूज इस सर्वे के बीच में जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस सर्वे से ऐसी कई बड़ी चीजें निकल के आएंगी जो शायद आपने अभी तक ना सोचा हो और बहुत सारी चीजें बड़ी खबर के पॉइंट में निकल के आएंगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बिल्कुल स्नेहलता, बिल्कुल राजीव, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो कि सालों से उत्तर प्रदेश की सियासत को बेहद करीब से देख रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और उनका विश्लेषण बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण जानना है कि वो इस सर्वे को लेकर क्या कहते हैं। तो ये भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज का जो सबसे बड़ा सर्वे है, सबसे बड़ा सवाल। सबसे पहले चलते हैं डाटा सेंटर 1 पर प्राची मौजूद है। प्राची, आज का क्या पहला सवाल है सर्वे का और क्या सवाल है और सवाल के जवाब क्या है सर्वे में? प्राची जी,
जी बिल्कुल, तो देखिए हम अब वो आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखने वाले हैं जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को था। हम बताएंगे कि आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जो हमने जनता से पूछे और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जनता का मूड क्या है और जनता आखिरकार क्या कह रही है, क्योंकि योगी सरकार और उत्तराखंड में भाजपा सरकार अपने 4 साल पूरे कर चुकी है। और देखिए ये आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए भाजपा को 41% मिलेंगे, जबकि सपा को 24.4% मिलेंगे, बसपा को 20.8% मिलेंगे, कांग्रेस को 5.9% मिलेंगे, जबकि अन्य के खाते में 7.9 जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो आंकड़े हैं, ये वो पहला सवाल है जिसका जवाब हमने जनता से जानने की कोशिश की। बिल्कुल और प्राची, उसके मुताबिक भाजपा को 41% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आज चुनाव 41% वोट, क्या बड़ी खबर है। इस पहले सवाल पर राजीव और स्नेहलता के पास चलते हैं। राजीव जी हाँ रोहित जी, बड़ी खबर यही है जो हमें जो है प्राची लगातार वहां से दे रही थी। बीजेपी को 41% वोट मिल सकते हैं। एबीपी गंगा सी वोटर का ये सब है, ये ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर, इस पर हम आपको दे रहे हैं। यूपी में अगर आज चुनाव हो तो बीजेपी को 41%, 41% वोट मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सब। बिल्कुल राजीव, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सी वोटर से अगर आज के इस सैंपल साइज के बाद जो निचोड़ निकल के आता है वो है 41% का वोट भाजपा के नाम। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की राजीव, जहां ये सबसे अहम सवाल है कि आज जनता 4 साल के कार्यकाल और कोरोना को देखने के बाद किस पे विश्वास जताएगी और कितना प्रतिशत विश्वास जताएगी। तो यहाँ पर सी वोटर्स कहता है कि 41% लोग सबसे आगे, बिल्कुल सबसे आगे बीजेपी 41% के साथ, जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी ने नारा भी दिया है, लेकिन अगर बात करें अभी की, अगर अभी चुनाव होते हैं तो 24.4% लोग ही समाजवादी पार्टी के साथ जाते दिख रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं। बसपा तीसरे नंबर पर आती है, बहुजन समाज पार्टी को 20.8%। अगर कांग्रेस की और अन्य पार्टी की भी बात कर ले तो कांग्रेस के खाते में 5.9% वोट आता है। ठीक है, बिल्कुल। के खिलाफ बात कर ले रोहित जी तो 7.9। तो ये कुल बिल्कुल से नेता, तो बड़ी खबर, भाजपा 41% वोट और कांग्रेस 5.9%, बसपा 20.8%, सपा 24.4% वोट। अब आस्था के पास चलते हैं। आस्था, अगर इस बार के मत प्रतिशत की जो कि अनुमानित है और 2017 की बात करें, किस तरह की स्थिति बन रही है, जानने के लिए आस्था के पास चलते हैं। आस्था जी हाँ बिल्कुल, और वो डेटा मेरे पास आ चुका है कि 2021 की अनुमानित स्थिति क्या है। चलिए एक एक करके एक पॉलिटिकल पार्टी वाइज हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 2017 से वोट शेयर और अब यानी कि 2021 में वोट शेयर में कितना बदलाव देखा जा रहा है। भाजपा की सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप देखिए 2017 में 41.4% वोट शेयर उसका रहा और अब जो 2021 के लिए अनुमानित वोट शेयर है वो है 41%। बात समाजवादी पार्टी की जाए, चलिए बीएसपी का डेटा इस वक्त स्क्रीन पर है, तो बसपा का मैं रिपीट कर देती हूँ। 2017 में 22.2%, तो 2021 यानी कि 1% से ज्यादा का नुकसान होता दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का डेटा इस वक्त स्क्रीन पर है, तो 2017 में 6.2% वोट शेयर और इस बार 5.9, यहां भी कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में अन्य को 8.2% तक वोट शेयर 2017 में गया था और 2021 के लिए अनुमानित है 7.9%। तो पूरे दल के हिसाब से हम दिखा रहे हैं ये पूरा डेटा, भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में ये जो अनुमानित वोट शेयर है। बिल्कुल आस्था, तो भाजपा को बड़ा मामूली सा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सपा की अगर बात करें तो मामूली सी बढ़त उनको दिख रही है। लेकिन बड़ी खबर क्या है, जानने के लिए चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर स्नेहलता के पास, और राजीव भी वहां पर मौजूद है। स्नेहलता बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, तो 0.4 का भी फर्क है और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए भाजपा के खाते में अगर 2017 और 2021 को आप तुलना करेंगे तो वोट शेयर में 0.4% का अंतर, यानी 41.4%। 2017 2021 में 41%, सिर्फ 0.4। रोहित, ब्रेकिंग यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मामूली से अगर हम बात करें तो यहां पर कमी दिख रही है। 41.4 2017 में थे, जबकि 41%, एक्जैक्ट 41% इस बार अनुमानित है। जबकि समाजवादी पार्टी वो यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उसका वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है राजीव, बिल्कुल राजीव। हम अब प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं वोट शेयर की बात करें तो भाजपा को बड़ा मामूली सा नुकसान
बसपा को और सपा को बड़ा मामूली सा इजाफा। कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप जो ये अनुमानित आंकड़ा अभी सामने आया है कि अगर आज चुनाव हो तो। प्रदीप जी, आंकड़ों से कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो सर्वे के आंकड़े हैं उनके अनुसार अगर आप देखें तो 4 साल की सरकार चलाने के बाद, 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर वोट शेयर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है और 1 साल अभी सरकार का बाकी है, तो ये किसी भी सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए नहीं, किसी भी सरकार के लिए अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस वोट है योगी आदित्यनाथ की सरकार, जनता का। जी बिल्कुल, तो प्रदीप जी का कहना है कि एक तरह से कॉन्फिडेंस वोट है। जो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है उसमें मामूली गिरावट और सपा और बसपा को बहुत मामूली सा फायदा। लेकिन अब सवाल है, अगला जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को है, वो उस सवाल के लिए हम आगे रुक करेंगे। डाटा सेंटर, अगले डाटा सेंटर हम लोग चलेंगे, डाटा सेंटर 3 पर हम लोग चलेंगे और इस सवाल के पास आएंगे। लेकिन उससे पहले प्रदीप जी से एक अहम सवाल यहां पर बनता है। प्रदीप जी, अगर बात करें कांग्रेस की, देखिए बसपा और सपा को हमने देखा कि इजाफा हुआ, इजाफा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 2017 में बसपा का वोट फीसद था 22%, इस बार जो अनुमानित दिख रहा है वो 24.4। सपा का, बसपा की बात करें तो 22.2 था 2017 में और अनुमानित है 20.8, यानी लगभग 2% का घाटा दिख रहा है बसपा को। और अगर कांग्रेस की बात करें तो 6.2 17 में था, अभी अनुमानित है 5.9, यानी इन दोनों पार्टियों को घाटा। इसे किस तरह से डिकोड किया जाए प्रदीप जी? नहीं, आप देखिए तो सपा और बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से माना जाता रहा कि अगर ये 2 पार्टियां मिल जाएं तो बाकी कोई पार्टी जो है सामने टिक नहीं सकती। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये दोनों पार्टियां इस आंकड़े के मुताबिक अगर मिल भी जाती हैं तो उनका मिला हुआ वोट भी जो है केवल 6% करीब ज़्यादा है बीजेपी से जी। और लोकसभा चुनाव में हम देख चुके कि ये जो अंक गणित जोड़ा जाता है वो केमिस्ट्री में कन्वर्ट नहीं होता है जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जुड़े तो। और दूसरी बात ये है कि दोनों पार्टियों की ओर से एक तरह से घोषणा हो चुकी है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो ट्रायंगुलर फाइट होगी ये बीजेपी के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरी बात ये है कि जो 2% का फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है और बसपा को घाटा हो रहा है, मुझे लगता है वो घाटा और मुनाफा जो है वो मुस्लिम वोटों का है। मुस्लिम वोट जो है उनको लगता है कि सपा ही बीजेपी से लड़ सकती है, तो इसलिए मुस्लिम वोट सपा के साथ रहता है। और मायावती का मेरा देखिए रोहित जी मानना है कि 2007 उनका पीक था जब वो 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आई उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद से आप चुनाव दर चुनाव देखिए, चाहे लोकसभा का चुनाव देखिए चाहे विधानसभा का, उनकी सीटें घटती गई हैं। तो 206 सीटें जो 2007 में आई थी वहाँ से अब जो है 19 सीटों पर सिमट गई है बसपा, क्योंकि उसका जनाधार जो था वो टूट गया। पहले वो दलितों के नेता थी मायावती, आज की तारीख में केवल अपनी जाति की नेता रह गई हैं। तो 2007 में उन्होंने जो जोड़ा था, एक गठबंधन बनाया था अलग अलग समाज के वर्गों का, वो टूट गया 2012 में। उसके बाद से फिर उनके साथ नहीं आया वो। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। बिल्कुल प्रदीप जी, इसको आपने डिकोड किया कि जो ये आंकड़े हैं, जो एक जरा सा इजाफा सपा को और उतना ही बड़ा जरा सा घाटा बसपा को दिख रहा है, कांग्रेस भी घाटे में दिख रही है। अगर अनुमानित स्थिति होती है, ये वोट प्रतिशत की बात की। अब बारी है आज के सबसे बड़े सवाल की, जिस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी बेसब्री से कर रही है कि अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। और इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी प्राची मौजूद है, उनके पास चलते हैं। प्राची, जो सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार सबको है, क्या सवाल है, पूरा सवाल बताइए और उसका जवाब भी बताइए। बिल्कुल रोहित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये वो सवाल है जिसका इंतजार पूरा हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा था, और सवाल जो है वो अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि सवाल ये है कि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो हम ये बता दें कि बीजेपी को 284 और से 294 के बीच में सीटें मिलेंगी, जबकि अगर हम सपा की बात कर लें तो 54 से 64 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो 33 से 43 सीट मिलती हुई
हुई नजर आती हैं और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 से 7 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अगर अन्य की हम बात कर लें तो उनके खाते में 10 से 16 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी और उसके जवाब भी हमने रख दिए हैं। बीजेपी के खाते में 284 से 294 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो 54 से 64 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बसपा के लिहाज से अगर हम देखें तो बसपा को यहां 33 से 43 सीटें हुए मिलती हुई नजर आ रही हैं और ये आंकड़ा है कि अगर आज चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या कुछ स्थिति रहती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जो अन्य दल हैं उत्तर प्रदेश के उनके खाते में 10 से 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल प्राची, तो ये स्थिति है। बिल्कुल प्राची, तो आपने ये स्थिति बनाई, यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। अनुमान के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो जल्दी से राजीव के पास चलते हैं। ब्रेकिंग सेंटर राजीव और स्नेहलता हमारे साथ है। राजीव, क्या बड़ी खबर इस सवाल की? जी रोहित जी, बड़ी खबर यही है कि सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं योगी सरकार। अगर आज वोट होते हैं, अगर आज चुनाव होते हैं तो योगी सरकार फिर से सत्ता में पहुंच जाएगी सरकार बनाने की। लेकिन 2017 की तुलना की बात करें तो सीटों का जो गणित है, जो बिल्कुल राजीव, तो भाजपा के लिए जो डेटा सेंटर से सी वोटर के नंबर निकल के आया है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं होता है 284 से 294 के बीच। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सपा की बात कर ले राजीव तो ये 54 से 64 के बीच में कहीं आते हैं। जी, और बसपा की बात करें 33 से 43 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस 1 से 7 सीटें, वहीं अन्य की बात करें 10 से 16, बीजेपी 284 से 294। रोहित जी, बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर राजीव आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो भारतीय जनता पार्टी 284 से 294 सीटों पर जीत सकती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि थोड़ी सी सीटों में कमी जरूर दिख रही है, क्योंकि जो वोट शेयर में जो कमी हमने देखी थी। प्रदीप जी आपके पास आएंगे। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं 284 से 294 सीटें भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मेरी समझ से जो है ये अगर ये आंकड़ा 1 साल पहले है तो 2017 का आंकड़ा बीजेपी 2022 में पार कर सकती है। देखिए, अभी 1 साल का समय है, योगी की सरकार है और आप ये नहीं भूल सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रदेश से सांसद हैं और गृह मंत्री जो है और रक्षा मंत्री दोनों का बड़ा स्टेक है इस राज्य में। तो कैंपेन शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री के दौरे शुरू होंगे, चुनाव प्रचार सचमुच शुरू होगा तो स्थितियां और बदलेंगी। अगर 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अभी जबकि चुनाव का कोई माहौल नहीं है, तब भी अगर उस पार्टी को जो है पिछली बार से 15-20 सीटों 25 सीटों की कमी अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि ये 1 हॉर्स रेस की ओर जा रही है लड़ाई। इसमें जो है दूसरी पार्टियां बहुत पीछे हैं। लड़ाई तब होती है जब बराबर की हो, मुकाबला बराबर का हो। इसमें कोई पार्टी आसपास दिखाई नहीं दे रही है। आप देखिए, सपा की सीटें अगर आप देखें तो 1/4 से भी कम है। यही हाल बसपा का है, उसकी और ज़्यादा कम है। तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद जब कांग्रेस का वर्चस्व था 25-30 साल आज़ादी के बाद से, तब की स्थिति को छोड़ दें तो आज की स्थिति ये है कि 2 पार्टियां आमने सामने उस तरह से नहीं होंगी कि कोई भी सत्ता में आ सकता है, कोई भी जीत सकता है। ये परिस्थिति नहीं होगी। बीजेपी की जीत तय लग रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसको सीटें कितनी मिलेंगी। पिछली बार जितनी मिली थी उससे ज़्यादा मिलेंगी या कम मिलेंगी, सिर्फ। तो प्रदीप जी, ये स्थिति आप बता रहे हैं, लेकिन 284 से 294 सीटें, यानी जो अनुमान है वो आपके लिहाज से भी लगभग सही जाता हुआ दिख रहा है। हम सीधे वीरेश के पास चलेंगे लखनऊ में, जहां पर काफी लोग भी मौजूद हैं। वीरेश, जो सर्वे की फाइंडिंग्स आई है वो ये है 284 से 294 सीटें भाजपा दोबारा से जीत सकती है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब सामने आ चुका है, आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम आस्था का रुख करेंगे और 17 और 21 में किस तरह का कंपैरिजन है, ये स्थिति पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आस्था
जी हाँ बिल्कुल, और समीकरण किस तरह से बदले हैं उसके लिए इसे समझना जरूरी है कि कौन सी पार्टी ने 2017 में कितनी सीटें हासिल की थी और इस साल का जो अनुमानित डेटा है उसमें कितना नुकसान और कितना फायदा किसी को होता दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले भाजपा की बात कर लेते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी 2017 में 325 सीटें जो थी वो भाजपा ने जीती थी। उसके बाद 2021 के लिए जो अनुमानित सीटें हैं वो 289 है, मतलब तकरीबन 30 के आसपास सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुमत को बरकरार रखा है। बहुमत से ही सरकार बनाती हुई भाजपा यहां पर दिखाई दे रही है। थोड़ा नुकसान लेकिन फिर भी अपनी जगह पकड़ बनाने में कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2017 में 47 सीटें जीती थी और 2021 के लिए 59 सीटों का अनुमान है, यानी लगभग 10 के आसपास सीटों का फायदा इसको होता दिख रहा है। बसपा की बात कर ली जाए तो 19 सीटें 2017 में बसपा के खाते में गई थी और अब 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी बसपा को यहां पर कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति की अगर बात की जाए बसपा के बाद तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें गई थी 2017 में और अब 4 सीटें, मतलब कि नुकसान होता हुआ यह कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है। 2017 की स्थिति भी बरकरार रखने में कांग्रेस नाकाम दिख रही है। और इसके अलावा अदर्स की बात करें, अन्य की बात करें तो 5 सीटें 2017 में उन्हें मिली थी और अब 13 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि अन्य की जो भूमिका है, अन्य की जो सीटें हैं वो 2021 में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर जवाब यही है कि भाजपा अपने बहुमत को बरकरार रखने में कामयाब होती दिख रही है। बिल्कुल आशा, तो ये स्थिति बनी हुई है। वीरेश हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। वीरेश, एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। अनुमान के मुताबिक अगर आज चुनाव हो, क्या कहना है लखनऊ की जनता का, क्या कहना है इस सर्वे की फाइंडिंग्स पर? यहाँ लोग भी देख रहे हैं सर्वे को। देखिए रोहित जी, 1090 पर मैं खड़ा हूं और जो सर्वे है एबीपी गंगा का उसे लखनऊ के लोग भी देख रहे हैं। और ये केवल लखनऊ के लोग नहीं है बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसलिए हर जिले के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और यहाँ रहते हैं और अपने कामकाज को लेकर लखनऊ आते हैं। जो देश का मूड है, प्रदेश का मूड है, जो जगह जगह का मूड हमने इकट्ठा किया है, उन लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया जानने की हम कोशिश करेंगे। और एबीपी गंगा का जो सर्वे है जिसे देखने के लिए 1090 चौराहे पर ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जो भी इधर से गुजर रहा है वो यहाँ रुक जा रहा है, क्योंकि एक कौतूहल का विषय है। और विषय ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो योगी सरकार रिपीट करेगी। हमारे साथ राकेश सिंह है जो कांग्रेस के एमएलए हैं। राकेश सिंह जी, आज चुनाव हो जाए तो योगी सरकार रिपीट करेगी, न कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उससे आम पब्लिक प्रभावित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी कमी है, अगर छुट्टा जानवर जो है उस पर थोड़ा और एक्सरसाइज करने की जरूरत है और उसके बाद मेरे ख्याल से सरकार तो दोबारा भाजपा की रिपीट करने जा रही है। आप कांग्रेस के एमएलए हैं और आप अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर क्या बच जाता है? अब अगर मैं कांग्रेस का एमएलए हूं और झूठ बोलूं तो जनता हमको भी तो सुन रही है और देख रही होगी। जैसा कि आपने कहा कि आप सच बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आप एबीपी गंगा का जो सर्वे है उससे इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस के एमएलए होने के बावजूद भी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ समर्थक लग रहे हैं और उनमें काफी उत्साह इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट करेगी। देखिए, जब विपक्ष ये मान ले कि भाई ये सर्वे है वो मान रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सुझाव, ये बता रहे हैं कि अगर जानवरों पर थोड़ा कब्जा कर ले तो और ज्यादा सीट आएगी। हम कहें तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि दूसरी पार्टी के एमएलए हैं, अगर वो इस बात को मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक तरफा लड़ाई है कि हमारी सरकार अभी 294 नहीं है 394 सीटें होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। यानी कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीट पाई थी उससे ज्यादा सीट पा सकती। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपके चैनल पर सर्वे को प्रमाणित करते हुए कांग्रेस के विधायक जी दिख रहे हैं, तो ये सर्वे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को भी देखकर जो वो सपना संजो रहे हैं 2022 का, वो उसी समय खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपका सर्वे जो दिखा रहा है वही विपक्ष भी मान रहा है कि 2022 में पुनः योगी जी की सरकार आ गई है, क्योंकि योगी जी की जो नीतियां हैं भ्रष्टाचार
जो मुक्त का वादा किया था वो जो मुक्त करने का काम किया था उसका वादा पूरा। ऐसी बात है, आपकी जो भावनाएं हैं उसे हम समझ रहे हैं, और जिस तरीके से ये सर्वे हुआ है, गलियों में जाकर, गांवों में जाकर, शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर लोगों का जो क्या मैंडेट है, उनका क्या मन है, उसे जानने की कोशिश हमने की है। और यही वजह है कि ये जो सर्वे आ रहा है उससे इत्तेफाक कांग्रेस के एमएलए राकेश सिंह भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता और नेता यहां मौजूद हैं। बड़ी संख्या में 10-90 चौराहे पर जो समर्थक हैं विभिन्न पार्टियों के, वो मौजूद हैं, क्योंकि एबीपी गंगा एक बड़ा सर्वे लेकर आया है। किसी भी चैनल ने पहली बार ये दिखा रहा है कि किस रूप में 4 साल की अगर योगी सरकार ने काम किया है कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, उस पर क्या मैंडेट है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में क्या मैंडेट है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सबने विश्वास जताया है। जिस तरीके से एबीपी गंगा ने सर्वे किया है, जिस तरह से लोगों ने योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा जताया है, वही कुछ देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 10-90 चौराहे पर यहां न केवल एक पार्टी के लोग हैं, बल्कि सभी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, और इनका मत क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमें तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि आपने वो 1917 में कितना बताया था, 175 सीटें आई, 324। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 390 प्लस भारतीय जनता पार्टी। 390 जिस तरीके से उत्साह आपको देखने को मिल रहा है 10-90 चौराहे पे, आप बिल्कुल वीरेश, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एबीपी गंगा की स्क्रीन पर वे लोग, तमाम लोग सर्वे देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 10-90 चौराहे पे देख रहे हैं और हमारे साथ विपक्ष के एक बड़े विधायक मौजूद हैं। उन्होंने खुद ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना कि 325 बल्कि यहाँ खड़ी जनता 390 सीटों से दोबारा पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर 4 साल की सरकार जिस तरीके से कामकाज हुआ है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं एबीपी गंगा का जो सर्वे है, जो यहाँ के लोग हैं, जो लोग बोल रहे हैं, इनकी जो मना स्थिति है और इनके जो विचार हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अभी चुनाव में 1 वर्ष है, 1 वर्ष से पहले इतनी जल्दी सब वो पूर्वानुमान लगाना इतना जल्दबाजी होगा, लेकिन इत्तेफाक तो रखते हैं तो इतनी सीटें आ जानी चाहिए। आप किस पार्टी से अगर हम कहें तो ताल्लुक रखते हैं या समर्थन व्यक्त करते हैं उस पार्टी? नहीं, हम देश का समर्थन करते हैं। जो देश और राज्य को आगे बढ़ाते हैं उनको हम समर्थन करते हैं। जो विकास के काम की बात करेंगे, जो कानून व्यवस्था की बात करेंगे, उनकी हम बात करते हैं। हम तो सामाजिक लोग हैं। जो यानी एबीपी गंगा ने जो सर्वे किया है, लोगों के बीच में जाकर जनमानस की जो भावनाओं को हम व्यक्त कर रहे हैं अपने सर्वे के माध्यम से। आपको लगता है यहाँ पर लोग एबीपी गंगा देख रहे हैं। और वीरेश, और मेरा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के विधायक आपके साथ मौजूद हैं, राकेश, उनसे ये पूछिए, वीरेश क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो उनसे ये पूछिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक से, वो कह रहे हैं 390 सीटें। तो इन 390 में क्या राकेश सिंह भी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या किस तरह से देखते हैं? सरकार है, उन कानून में जनता में विश्वास पैदा हुआ है और आने वाले समय में यही सरकार बनने की पूरी संभावना है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमने सर्वे किया है, लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है और उस पर मुहर यहाँ की जनता भी लगा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं 4 साल में, उनकी कैबिनेट ने जो काम किया, उनकी सरकार ने जो काम किया है, उस पर मुहर यहाँ की जनता, यानी ये प्रदेश की राजधानी है, यहाँ की जनता भी मुहर लगा रही है। बिल्कुल वीरेश, मेरा नाम आशीष वाल्मीकि है और मैं एक दलित बिल्कुल से आता हूं। मैं वीरेश अब मैं आपको रोकूंगा और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास दोबारा लौटेंगे हम, और लगातार हम एक एक कर सवाल बता रहे हैं। तो इस वक्त का जो बड़ा सवाल था, एक बार फिर से प्रदीप जी से एक छोटा सा सवाल करेंगे, उसके बाद हम अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जी, ये जो आंकड़ा आ रहा है सीटों का, खास तौर पर आपने देखा सपा और बसपा की को, जो अभी हमारा सर्वे जिस तरह की प्रोजेक्शन दिखा रहा है, इसको किस तरह से डिकोड करेंगे आप? कांग्रेस की प्रियंका गांधी लगातार यूपी में प्रवास कर रही हैं। अगर उनका कुछ इफेक्ट होता तो इफेक्ट अब तक नजर आ जाता सर्वे में। किस तरह से डिकोड करते हैं इसे आप? नहीं, देखिए उनका इफेक्ट क्या हुआ, वो लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय रूप से राजनीति में आई, कांग्रेस पार्टी की महामंत्री बनी, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से का जो है उनको इंचार्ज बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि उनके भाई राहुल गांधी, जो समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, अपना चुनाव हार गए। तो असर का तो कांग्रेस के जो 3 खेवनहार हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों इसी प्रदेश से आते हैं। तब कांग्रेस का ये हाल है कि 1 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो आप कांग्रेस को तो उत्तर प्रदेश में भूल ही जाइए, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। और बात असल में होती है कि पार्टी
चलती है संगठन से। संगठन खत्म हो चुका है नीचे जमीनी स्तर पर कांग्रेस का। सपा बसपा का जहां तक सवाल है, देखिए दोनों का सोशल बेस किसका है। बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है पिछले 6-7 सालों में, उसका फायदा आप देखिए विधानसभा में मिला, 2 लोकसभा में उसका फायदा मिला, और वो कंसोलिडेट हो रहा है। ये आपका सर्वे ये बता रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, एक बार फिर से हम रुक करेंगे अपने डाटा सेंटर का। मेरी सहयोगी आस्था जहां से लगातार मौजूद है। आस्था, तो ये लगातार हम आंकड़े बता रहे हैं अपने दर्शकों को। अगला सवाल आस्था क्या है आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि जिन 4 सालों के कार्यकाल का हम आकलन कर रहे हैं उसमें मुद्दे क्या थे। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आखिर क्या है। और देखिए इससे जुड़े हुए सवाल जब हमने लोगों के सामने रखे तो कितने प्रतिशत लोगों ने इससे सहमति जताई है। रोजगार के नए मौके, 28% लोग मानते हैं कि उनको रोजगार के मौके मिले हैं। कोरोना पर नियंत्रण करने में सरकार कितनी सफल रही है, 12% लोगों ने इससे सहमति जताई है और उनका मानना है कि इंतजाम जो थे वो चुस्त दुरुस्त थे। अपराध पर नियंत्रण कितना रहा इस सरकार का, क्राइम कितना कम हुआ है, क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया गया है। 16% लोगों ने माना कि क्राइम से निपटने के तरीके जो थे वो संतोषजनक थे सरकार के। इसके अलावा राम मंदिर का शिलान्यास बेहद अहम मुद्दा, जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में सालों साल चलता रहा और अब इसका शिलान्यास हुआ है। 16% लोगों ने इस पर सहमति जताई है, वो बहुत खुश हैं कि इस तरह का कार्य यूपी के अंदर किया गया है। बुनियादी सुविधाओं का विकास कितना हुआ है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। 5% लोग इसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अन्य 3% भी ऐसे रहे जिनका यह कहना था कि हम कह नहीं सकते। 20% लोगों का मानना है कि वो कह नहीं सकते और अन्य 3% कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिलाकर 4 साल का आकलन इन तमाम मुद्दों पर योगी सरकार के कामकाज को किस तरह जनता ने आंका है, वो इस डेटा के माध्यम से हमने सामने रखा है। रोहित जी बिल्कुल आस्था, तो ये बड़ा सवाल था और इस बड़े सवाल पर क्या बड़ी खबर है। ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं राजीव के पास। राजीव, रोजगार के नए मौके, 28% लोग मानते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि रोजगार के नए मौके क्रिएट हुए हैं। कोरोना का दौर चल रहा था लेकिन इस बीच में लोगों का मानना है कि रोजगार सबसे बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल राजीव, कोरोना पर नियंत्रण जो बेहद अहम सवाल था, इस पर 12% लोगों के जो नजरिया है वो सामने आता है। अपराध, क्राइम, जहां इनकाउंटर की बात होती है वहां अपराध पर नियंत्रण 16% है। राम मंदिर का शिलान्यास 16% लोग। वहीं जब बुनियादी सुविधाओं का विकास, 5% लोग कह रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं का विकास ये योगी सरकार की उपलब्धि है और अन्य में 3% आते हैं। रोहित जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से मैं रुक करूंगा। प्रदीप जी, क्या कहना आपका? योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों की बात थी, कोई आंकड़ा आपने देखा, किस तरह से देखते हैं इस आंकड़े को प्रदीप जी? देखिए, कोरोना के समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, खासतौर से मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रोएक्टिव ढंग से काम किया, उसकी पूरे देश में सराहना हुई। और उन्होंने जिस करीब 40-45 लाख प्रवासी मजदूरों को जिस तरह से लाने का इंतज़ाम किया, उनके रुकने का, रहने का, खाने का, राशन का इंतज़ाम किया गया, उनकी स्वास्थ्य की जांच का इंतज़ाम किया गया, ये सब लोगों ने देखा है और पूरे देश ने जो है इस बात को सराहा है। दूसरी चीज़ जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बड़ी चीज़ होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट लेकर जो आता है, पहली चीज़ देखता है, 3 चीज़ें देखता है वो। कानून व्यवस्था कैसी है, बिजली की सप्लाई कैसी है, सड़क की व्यवस्था कैसी है। इन तीनों मोर्चों पर काम हुआ है। खास तौर से अगर लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जिस तरह का अभियान 4 साल में चला है, मुझे नहीं याद है कि पिछले 35-40 सालों में कभी ऐसा चला हो। ऑर्गेनाइज क्राइम की एक तरह से कमर तोड़ दी है। केवल उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इतना ही नहीं है, उनका जो आर्थिक साम्राज्य है उसको भी गिराया गया है। इसका नतीजा ये होगा कि आगे भी उनको उठ खड़े होने में बहुत कठिनाई होगी। तो ये लोग जो देख रहे हैं उसका असर पड़ता है। जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसकी वजह से जो रोजगार के आंकड़ों पर आपको दिखाई दे रहा है कि रोजगार से लोग खुश हैं, कि नए रोजगार मिल रहे हैं। बिल्कुल जी प्रदीप जी, तो बिल्कुल आपने कहा कि कोरोना काल में जो मैनेजमेंट थी वो मैनेजमेंट दिख रही है इस सर्वे में, और कि किस तरह से काम किया कोरोना काल में सरकार ने। बड़ा आगे बढ़ते हैं और डाटा सेंटर 3 का रुख करेंगे, जहां से मेरे सहयोगी राजेंद्र देव जुड़े। राजेंद्र, क्या सवाल आपके पास है? बिल्कुल, वादे कितने पूरे किए? रोहित जी, आपने सवाल की बात की और चुनावी राजनीति में वादों का, उनके पूरे होने का या उनके पूरे न होने का बहुत प्रभाव होता है वोटर्स पर।
कितने वादे किए गए जो पूरे हुए, ये सवाल जरूर होता है, विपक्ष भी करता है और सत्ता पक्ष हमेशा इसका उत्तर देता है। तो अभी फिलहाल योगी सरकार अपराध से सुरक्षा देने में कितनी सफल रही, इसके आंकड़े हैं स्क्रीन पर। 53% लोग कह रहे हैं कि हाँ, योगी सरकार सुरक्षा देने में सफल रही है, और नहीं कहने वाले 35%। बहुत बड़ा फासला। 53% लोग अगर ये मानते हैं कि योगी सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है, तो निश्चित रूप से रोहित जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। आधे से ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है, सफलतापूर्वक ये काम किया है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह आंकड़ा बहुत मायने रखता है। कह नहीं सकते कि संख्या सिर्फ 12% है। किंग सेंटर का रुख करेंगे। क्या बड़ी खबर राजीव और स्नेहलता, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जहां अपराध को लेकर लंबी चर्चा, लंबी कवायद के बाद ये डेटा आता है आपके सामने जो हम रखे। सी वोटर्स ने जब ये सर्वे कराया एबीपी गंगा ने, तो क्या योगी सरकार अपराध से सुरक्षा देने में सफल रही? 53% लोग कहते हैं हाँ, अपराध पर अंकुश लगा है। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब विपक्ष में थे तो सवाल उठते थे, और आप जब सत्ता में हैं तो 53% लोग कह रहे हैं कि हाँ, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपराध से सुरक्षा देने में सफल रहे। नहीं की जो संख्या है, जो फीसद है, वो 35% है, जबकि कह नहीं सकती, यानी कि कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो 12% लोग हैं, जिन्हें अभी ये महसूस नहीं कर पाए कि सुरक्षा देने में कामयाब रही या नहीं। बिल्कुल जी रोहित। बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरह की स्थिति है, और जो ये सवाल था बड़ा रोचक सवाल था। प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कहना आपका? अपराध का, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्या कहना आपका? देखिए, बड़ा मुद्दा रहा है। ये 2007 में भी था, 2012 में भी था, 2017 में भी था। 2017 में इसको भाजपा ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और सरकार में आने के बाद देखिए, जब जो मुख्यमंत्री होता है, जो सबसे बड़े पद पर होता है सूबे में, वो जो करता है वो लोगों को दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने जो किया, उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं, अपराध के खिलाफ उनकी कार्रवाई पर या उनकी सोच पर किसी को शक नहीं। आप ये देखिए कि आप ही के आंकड़े कह रहे हैं कि 41% लोग समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, मतलब 59% लोग भाजपा का समर्थन नहीं करते, लेकिन सिर्फ 35% लोग मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर काबू नहीं कर पाए। इसका मतलब जो भाजपा के समर्थक नहीं हैं, उनमें भी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो मानते हैं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर काबू करने में सफल रही है। तो ये किसी सरकार के लिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना और लोगों को ये आश्वस्त करना कि वो सुरक्षित महसूस करें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और 4 साल के समय में ये उपलब्धि और बड़ी लगती है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में पिछले 20-25 सालों से जिस तरह का माहौल रहा है, जिस तरह से अपराधी अफसर और नेताओं का गठजोड़ रहा है, उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं था। ये केवल योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति ही तोड़ सकता था, जिसका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, न तो अफसरशाही में और न ही इन अपराधियों में। बिल्कुल प्रदीप जी, तो ये आपने कहा कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला, और इस मसले पर कहीं ना कहीं जो सर्वे दिखा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने इस फ्रंट पर भी बाजी मारी है। बहरहाल अगले डाटा सेंटर का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं डाटा सेंटर 3 से। उनके पास क्या सवाल है और क्या जवाब है, अवधेश? बिल्कुल रोहित जी, अब हम उन सवालों का जिक्र कर रहे हैं जिससे यह तय हुआ है कि आखिर क्या सीटें रहेगी, क्या वोट परसेंटेज रहेगा और क्या वोट परसेंटेज का स्विंग रहेगा। तो हमारा अगला सवाल यह है कि अतीक और मुख्तार जैसे माफिया पर कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? इसमें 23% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि बदले की राजनीति है, लेकिन 52% लोग ये मानते हैं अच्छी कार्रवाई है, कड़ी कार्रवाई है, और 22% ऐसे लोग हैं जो उनका मानना है कि कह नहीं सकते। तो अतीक और मुख्तार जैसे जो बाहुबली हैं, माफिया हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन निस्ताबूद चल रहा है, उसमें 52% लोग मानते हैं कि कड़ी कार्रवाई है, 23% को लगता है कि बदले की राजनीति है, जबकि 22% ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कह नहीं सकते। दोनों चीजें हो सकती हैं, वो 50-50 में बने हुए हैं। बिल्कुल अवधेश, और सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे जहां से राजीव और स्नेहलता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन निस्तानाबूद लगातार जारी है, और इस बीच में इसमें से बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जो बड़े बड़े बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई, जिनका खौफ था, जिनकी दबंगई दिखती थी, और उन पर जो कार्रवाई हुई, लोग कह रहे हैं कि ये कड़ी कार्रवाई है। और 52% लोग ऐसे हैं जो
इसको कड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल राजीव, 55% लोगों को ये लगता है ये कड़ी कार्रवाई है, जरूरी है। और बदले की राजनीति जो लोग मानते हैं वो है 23%। राजीव, 52% बड़ा आंकड़ा है। 52%, जबकि 22% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते कि ये कड़ी कार्रवाई है या फिर नहीं। रोहित जी। बिल्कुल, प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, एक और कानून व्यवस्था से ही लगभग जुड़ा हुआ मामला, लेकिन बड़ी कई सियासी पार्टियां कहती थी बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जनता की जो जब राय यहाँ जो राय निकल कर सामने आई वो तो बिल्कुल यह है कि वो उससे कहती है कड़ी कार्रवाई है। क्या कहना है प्रदीप? नहीं, आप देखिए, समाजवादी पार्टी को 24% वोट मिल रहे हैं आपके सर्वे में, और 23% लोग कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है। मैं तो 40 साल से ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो कि अपराधी थाने में जाकर कहे कि हमारी बेल कैंसिल कर दीजिए, हम जेल जाना चाहते हैं। ये खौफ, जब देखिए कानून का डर, सरकार का काम यही है कि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करे, जो कि इस सरकार ने किया है। और जिस तरह का रिस्पांस दिखाई दे रहा है लोगों में, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उसका असर लोगों पर पड़ा है। बिल्कुल। और हमारे साथ अभिषेक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। अभिषेक जी, क्या कहना आपका? जो अतीक मुख्तार जैसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन नेस्ते नाबूद पर, उस पर जनता का कहना है, जो हमारा सर्वे निकलकर सी वोटर और हमारा सर्वे निकलकर सामने आया, ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये कड़ी कार्रवाई है, बदले की राजनीति नहीं है। इस पर क्या कहना है? ओवरऑल सर्वे पर भी आपकी राय लूंगा, लेकिन वो दिखाऊंगा भी एक बार फिर से आपको, लेकिन पहले इस सवाल पर आपकी राय। जी, मैंने देखा शायद 52% लोगों ने कहा है कि ये कड़ी कार्रवाई है, और 48% आपके इस कैटेगरी के बाहर के लोग हैं जो कि अगेंस्ट इस आइडिया के कि ये कड़ी कार्रवाई है। उन्होंने कुछ ने शायद किसी डर से अपनी राय नहीं व्यक्त की है, और बाकियों ने कहा है कि ये बदले की भावना से राजनीति है। तो मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो डेटा का स्प्लिट है 52% वर्सेस 48, बहुत बड़ा स्प्लिट नहीं, 2% का टॉलरेंस मार्जिन है। लेकिन इस बात के साथ ही साथ मैं उसी सांस में ये कहना चाहूंगा कि कोई भी क्रिमिनल हो, कोई एक नाम, कोई एक धर्म से जोड़ करके क्रिमिनल को नहीं देखा जा सकता। क्रिमिनल की ना धर्म होती है ना जात होती है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हर क्रिमिनल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के हक में समाजवादी पार्टी है, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसमें आपने, अगर यही चीज आप अपना जो ओवरऑल सर्वे देखेंगे, जब आपने पूछा कि योगी सरकार की उपलब्धियों में कितने लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आता है, तो वहां सिर्फ 16% आदमी कह रहा है। यानी 84% आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 साल में उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री किया है, लॉ एंड ऑर्डर से मुक्त किया है। तो दोनों क्वेश्चन में जब आपने ओवरऑल सर्वे को देखा, तो उसमें सर्वे में रिस्पांस 16% का है, जो आपने अभी दिखाया। ये अलग सवाल है कि आपका डेटाबेस कितना बड़ा है, कौन सा टारगेट मार्केट थी, किन लोगों को सर्वे किया गया, क्या रिस्पांस रेट्स थे, क्या उसकी एफिशिएंसी रेट्स थी, क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा या नहीं आया, वो तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अभी जितना आपने बताया है मैं उस पर कमेंट कर रहा हूं कि 16% लोग उत्तर प्रदेश में ओवरऑल माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार पे ये कमेंट कर रहे हैं कि इनका उपलब्धि है। 84% लोग इस बात से सहमत नहीं है कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रदीप जी की भी लेते हैं। प्रदीप जी, अभिषेक मिश्रा साहब ने जिस तरह से इसे परिभाषित किया, मुझे लगता है कि इससे बेहतर सपा के लिए कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने आंकड़ों को बताया कि किस तरह से क्या स्थिति है। लेकिन इन दोनों सवालों पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, पहली बात तो ये कि इस बात से ये लगता है कि अभिषेक जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं। काबिल नेता, काबिल प्रवक्ता है, दोनों हैं। लेकिन जो है आंकड़ों को आप किसी भी तरह से पेश कर सकते हैं। प्रायोरिटी लोगों से पूछी गई थी कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, उस क्रम में है, अलग अलग विषय है। ये केवल लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर जो पूछा गया उसमें 52% लोगों ने कहा कि कड़ी कार्रवाई है। दूसरी बात, ये किसी भी आम आदमी से, रास्ते चलते आदमी से उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो गया जी। सबसे बड़ी कड़ी कार्रवाई यही होती है मेरी नजर में कि उनको सरकारी और राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो जाए, जो उत्तर प्रदेश में इस समय दिखाई। ठीक है प्रदीप जी, हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साहब भी जुड़े हैं। एक सवाल उनसे भी कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले सवाल पर जाएंगे। और अभिषेक मिश्रा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि जो लगातार जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो ग्राफिक्स लगातार स्क्रीन पर बना रहे, ताकि हम ये बात करते रहे। मौर्य साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में।
केशव जी, पहला सवाल एबीपी गंगा के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी सर्वे में बहुमत से काफी आगे दिख रही है। यूपी की जनता के इस मूड पर क्या कहना है आपका, केशव जी? देखिए, अगर हम देश और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से चला रहे हैं जी, और जनता की सेवा में कोई कमी ना रखते हुए चला रहे हैं, तो चाहे वह देश का चुनाव होगा चाहे प्रदेश का चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। और हम लोग 300 पार कहते थे, अब तो 325 पार की बात करते हैं कि अगली बार 325 पार। जी जी बिल्कुल केशव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे और अगला सवाल भी हमारे पास मौजूद है। हम अपने अगले डाटा सेंटर का रुख करेंगे जहां पर तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। एक बार फिर से प्राची का रुख करेंगे। प्राची, क्या सवाल इस वक्त आपके पास और क्या जवाब? बिल्कुल, देखिए रोहित जी, हम तमाम उन सवालों के जवाब दे रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब हम ये दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम सवाल हैं वो आप देखिए। हम टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि कितना कुछ सवाल हमने पूछे हैं और क्या उनके जवाब मिले हैं। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार ने चुनाव से पहले किए वादों को पूरा किया है? तो 43% लोग हैं जो हाँ कह रहे हैं, जबकि 46% लोग कह रहे हैं कि नहीं, वादे पूरे नहीं किए हैं। जबकि 11% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। तो ये एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो वादे करते हैं, उन वादों पर कितना खरे उतरे हैं ये हमने जानने की कोशिश की है। तो सवाल था कि क्या योगी सरकार ने चुनाव से पहले किए वादों को पूरा किया है? 43% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हाँ, जबकि 46% लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं। रोहित जी, बिल्कुल प्राची, और सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं, राजीव के पास चलते हैं, राजीव श्रीलता के पास। राजीव, क्या बड़ी खबर? रोहित जी, बड़ी खबर यह है कि जब सवाल पूछा लोगों से, सवाल पूछा गया कि वादों को क्या पूरा किया, तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लोगों का कहना 40% लोग ऐसे थे जो कह रहे हैं कि नहीं, चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। बिल्कुल राजीव, ये आंकड़ा है, यहाँ पर देखना होगा। जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 43% लोग हैं और उन्हीं में से 46% लोगों से पूछा गया कि जो चुनावी वादे किए गए, जो प्रोमिसेस हैं, वो क्या पूरे हुए? तो उनका कहना है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, और कह नहीं सकते वाले लोगों की भी इसमें परसेंटेज है, वो 11% लोग हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते कि वादे पूरे किए या फिर नहीं। रोहित जी, बिल्कुल, तो ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, लेकिन ये आंकड़ा ऐसा है कि बिल्कुल अगर आप देख सकते हैं बड़ा महीन अंतर दोनों में दिख रहा है। हाँ और नहीं का जो अंतर है वो बड़ा महीन अंतर है। ऐसे में इस पर हम चर्चा करेंगे। 43% कहते हैं हाँ, 46% कहते हैं नहीं, यानी नहीं कहने वालों की तादाद ज्यादा है। अभिषेक मिश्रा साहब से भी इसका जवाब लेंगे, लेकिन जल्दी से लखनऊ का रुख करते हैं जहां पर वीरेश मौजूद हैं और तमाम लोग वहां पर एबीपी गंगा इस वक्त देख रहे हैं, एबीपी गंगा का सर्वे देख रहे हैं। वीरेश, देखिए रोहित जी, जिस तरीके से 10-90 चौराहे पर जो भी गाड़ियां हैं वो ठहर जा रही हैं, बहुत व्यस्ततम चौराहा है ये, लेकिन चूंकि एबीपी गंगा का जो रियलिस्टिक सर्वे है उससे इत्तेफाक बहुत सारे लोग रख रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, कांग्रेस एमएलए राकेश सिंह भी इस सर्वे से इत्तेफाक रखते हैं और उनका मानना है कि अगर सरकार बननी है, यानी चुनाव होना है 4 साल के अंदर ही, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। लेकिन एबीपी गंगा के दर्शकों और मेरा और आपका ये सवाल राकेश सिंह से है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ आपको ऑफर दें तो 2022 का चुनाव आप भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, चुनाव भी 1 वर्ष बाकी है और अभी से ये बात कहना कि मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी हैं। अगर कोई विधायक इनका हारेगा तो अपने कर्मों के कारण हो सकता है हार जाए, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण नहीं हार सकता। इतना अच्छा काम भारतीय जनता सरकार की नीतियों की वजह से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं हारेगा। राकेश सिंह का कहना है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, योगी आदित्यनाथ की जो नीति है और जो उनका चाल है, चलन है, जो प्रक्रिया है, जो सरकार की क्रिया है, उससे इत्तेफाक कांग्रेस एमएलए भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सोनिया गांधी के इलाके से आते हैं, रायबरेली से आते हैं। उत्तर प्रदेश और एबीपी गंगा के दर्शक ये जान ले
कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से कांग्रेस के एमएलए राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की नीतियों में इत्तेफाक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, कि एबीपी गंगा ने जो सर्वे किया है। ठीक है वीरेश, अब जल्दी से मैं प्रदीप जी का रुख करूंगा। प्रदीप जी देखिए, जो सवाल हमने पूछा कि चुनावी वायदे क्या पूरे किए, तो 43% कह रहे हैं हाँ, लेकिन 46% कह रहे हैं नहीं, चुनावी वायदे पूरे नहीं हुए। क्या कहना आपका? देखिए, ये आंकड़े जो है आपके सर्वे की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं कि ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, सब कुछ सरकार के पक्ष में जा रहा है, सरकार के पक्ष में माहौल है, ये ठीक बात है। लेकिन जब आप लोगों की अपेक्षाएं जगाते हैं तो उम्मीद लोगों की और बढ़ जाती है, एक बात। दूसरी बात, लगभग 1 साल का समय कोरोना ने ले लिया, जो है विकास के काम लंबे समय तक रुके रहे। तीसरी बात यह है कि लोगों ने जो वायदे किए हैं सरकार ने, उसको पूरा करने के लिए 5 साल का समय दिया है, अभी 4 साल ही हुए हैं, 1 साल बाकी है। तो असली मूल्यांकन सरकार का होगा जब चुनाव से पहले आप सर्वे करेंगे, तब लोग क्या कहते हैं, इससे पता चलेगा कि लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि नहीं। तो लेकिन ये सरकार के लिए एक वेकअप कॉल है, ये सरकार को सोचना चाहिए। वेकअप कॉल है, बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप? ये जो सवाल था चुनावी वायदों वाला, 46% कहते हैं कि नहीं पूरे हुए, 11% कहते हैं कह नहीं सकते, लेकिन सिर्फ 43% कहते हैं कि पूरे हुए। क्या कहना आपका? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में प्रदीप जी भी बहुत अच्छे से सहमत होंगे। सी वोटर जिसने किया है वो भी लगातार ये काम करते हैं, रहते हैं सिफोलॉजी में। हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव डोमेन लेते हैं, बाकी जो नेगेटिव और कांट से होता है उसको नेगेटिव डोमेन मानते हैं। तो अगर आप लेंगे किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में 57% आदमी जो कह रहा है वो कह रहा है कि नहीं पूरे हुए, वो जायज है। देखिए, कहाँ रोजगार की बात थी कि 75 लाख हर साल दिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। और जो 43% का डेटा आ रहा है, वो अगर आप प्रदीप जी की बात उठाएं जो उन्होंने पिछले सवाल में कहा था कि 41% वोट शेयर आज भी आपके सर्वे में बीजेपी को गया है और 43% इनका रिस्पांस रेट आया है इस क्वेश्चन के बेसिस में। तो 2% का एरर है, सेम चीज है जो पिछली बार क्राइम के डेटा में था, वही 2% यहां भी प्ले कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में अभी 1 साल दूर है चुनाव, और असली जो सर्वे होगा वो हमारे और आपका नहीं होगा, वो तो जनता वोट करेगी, उसमें नतीजा आएगा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी आपके सर्वे में निकल के आई, जिससे मुझको बहुत हिम्मत मिलती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को उस पर विश्वास मिलता होगा, वो है 41% वोट बैंक, 40 पॉइंट समथिंग आपको मिल रहा है बीजेपी को, जो कि 11% गिरा है। अगर किसी एक पार्टी का वोट परसेंट 11% गिरा है आज, जब अभी साल भर दूर चुनाव है, जनता चुनाव पे नहीं चर्चा कर रही है, तो हम इजीली मान सकते हैं कि अगर ये वोट परसेंटेज हम सिर्फ 4-5% और गिरा लें तो हमको सरकार बनाने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। 5% का स्विंग भी बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, हम तो सर्वे इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर इस सर्वे से आपको कोई फायदा हो, आपको अपनी कमियां नजर आए, उसको दुरुस्त करें, किसी दूसरे को कोई अपनी कमियां दिखती है वो दुरुस्त करें। बिल्कुल है, नहीं तो अमूमन ये होता है, लोग कहते हैं जिनके पक्ष में सर्वे नहीं होता वो कहते हैं साहब आपका सर्वे ठीक नहीं है। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो यही है। एक बार फिर से अगले सवाल का रुख करेंगे, आस्था के पास चलते हैं, डाटा सेंटर पे। आस्था, क्या सवाल है और क्या जवाब है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस वक्त मेरे पास रोहित जी, और सवाल ये है भ्रष्टाचार। मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि चुनाव चाहे केंद्र में होने जा रहे हो या राज्य में होने जा रहे हो, जनता के लिए एक बेहद अहम मुद्दा है। तो 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कितनी कामयाब रही है सरकार, उसका डेटा हमें मिल चुका है। 43% लोग कह रहे हैं हाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है, योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाब रही है। जबकि 44% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनका जवाब न में है, और 13% लोग ये कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो एक बहुत ही महीन डिफरेंस है 43 और 44% के बीच में, हाँ और ना के बीच में। और ऐसे में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो उन 13 लोगों के हाथ में है कि ये 13 लोग जो अभी मन नहीं बना सके, जो अभी कुछ कह नहीं सकते, वो किस तरफ जाते हैं और कितने परसेंट जाते हैं। तो अभी 1% की बढ़त जो ये दिखा रही है कि हाँ भ्रष्टाचार से लड़ने में सरकार कामयाब है। बिल्कुल आस्था, और सीधा रुख करेंगे ब्रेकिंग सेंटर्स का, जहां से राजीव और स्नेहलता मौजूद है। स्नेहलता, बताइए क्या बड़ी खबर? बिल्कुल, यहाँ पर रोहित जी देखिए, बहुत अहम बात यह है सी वोटर का सर्वे। जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया गया है, 43% लोगों का कहना है हाँ
राजीव, यहाँ 43% लोग कहते हैं हाँ भ्रष्टाचार पे लगाम लगी। जी हाँ, जबकि नहीं कहने वालों की जो संख्या है वो 44% है। 44% लोग कह रहे हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाए, जबकि कह नहीं सकते वालों की जो संख्या है वो 11% है। रोहित जी चलेंगे। अभिषेक जी, क्या कहना है इस सवाल का जो आंकड़ा सामने आया है? जी, इसमें भी रोहित जी देखिए वही डेटा सामने आ रहा है। अभी हमने पिछली बार भी 43% की बात की, 41% वोट मिल रहा है, 43% लोग कह रहे हैं, जो कि 52% वोट शेयर था। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो यहां भी पिछली बार वो 9-10 लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आज वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करप्शन को कंट्रोल करने में फेल हुई है। मुझे लगता है यही सवाल था, करप्शन बढ़ा या अगर घटा ये सवाल होता तो मुझे लगता है जवाब अलग आ जाता। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये देखने को मिलता कि करप्शन बढ़ा है, लेकिन क्योंकि सवाल ये था कि क्या लगाम लगाने में सफल रही है, तो सवाल का नतीजा हमारा 57% ये आ रहा है कि नहीं रही है। लोग या तो कहना नहीं चाह रहे, कमेंट नहीं कर रहे, या नो वाले हैं। हम लोग हमेशा ये मानते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है स्टैटिस्टिक्स के, कि जो कांट से वोंट से वाली जो कैटेगरी है उसको हम नेगेटिव में मानते हैं, वरना जो आदमी पॉजिटिव होता है वो निश्चित रूप से पॉजिटिव जाता है। बिल्कुल। प्रदीप जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए ये आंकड़ा मुझे वास्तविकता के बहुत नजदीक लगता है। 70-72 साल का भ्रष्टाचार 4 साल में नहीं खत्म हो सकता। सवाल ये है कि क्या टॉप लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसका रिफ्लेक्शन ये 43% में दिख रहा है। लेकिन नीचे आम आदमी जो है, जो रोजमर्रा का भ्रष्टाचार है, सिपाही का, लेखपाल का, उसके भ्रष्टाचार से परेशान होता है। उसमें कमी बहुत बड़ी आई है, ये नहीं दिखा रहा है ये आपका आंकड़ा जो है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये आंकड़ा जो है वो सच्चाई के बहुत करीब नजर आता है। लेकिन अभिषेक जी से एक बात कहूँ, ये जो आप जोड़ रहे हैं सब की, जो यस में है वो उधर है, बाकी सब जो है नेगेटिव में जाता है, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं बन रहा है। सवाल इसका है कि अगर ये आंकड़ा जो है बाकी का जो है आपके पक्ष में जा रहा होता तब बात दूसरी होती। लेकिन ये दो चीजें होती हैं। देखिए, एक संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से, दूसरा असंतुष्ट है और हटाना चाहते हैं, तब आपका फायदा नजर आता है। ठीक है, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं लग रही है। जी अभिषेक जी, बड़े संक्षेप में टिप्पणी करिए, क्योंकि अगले डाटा सेंटर जाना, अगले सवाल के लिए। जी, बड़े संक्षेप में आपको टिप्पणी करना चाह रहे थे। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में। आदरणीय प्रदीप जी ने 2 उन सवालों के जवाब दे दिए। एक कि क्या भ्रष्टाचार टॉप लेवल पे हो रहा है? नहीं, वो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है, जो कि आपके सर्वे में नहीं पूछा गया। दूसरा, क्या वो हमारी तरफ जा रहा है? ये सवाल भी आपके में नहीं पूछा गया था, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। तो जो सवाल सर्वे में नहीं भी पूछे जा रहे हैं उसका भी जवाब आदरणीय प्रदीप जी दे रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो मैंने कहा था उसको नेगेटिव मानते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स का प्रिंसिपल है। जो भी स्टैटिस्टिक्स में अगर हम डील करेंगे, सी वोटर से भी आप पूछेंगे तो वो यही कमेंट करेंगे कि हाँ, इसको हम नेगेटिव ही पर्टेन करके चलते हैं। और मुझे लगता है बीजेपी के जो थॉट लोग लीडर्स होंगे वो भी उसको इसी तरह पर्टेन करके चल रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा और सीधे डाटा सेंटर चलते हैं। मेरे सहयोगी राजेंद्र मौजूद है, जिनके पास अगला सवाल है सर्वे का। राजेंद्र, क्या सवाल है और क्या जवाब आया है? बिल्कुल रोहित जी, लगातार जो महत्वपूर्ण सवाल है उसके जवाब हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, और बहुत सारे सवाल जिनके जवाब अभी आए हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि क्या योगी सरकार के अफसर ठीक से अपना काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, इसका डेटा हम आपको बता रहे हैं। हाँ कहने वाले 48% लोग हैं, यानी यूपी की अफसरशाही से खुश जो लोग हैं, जो प्रसन्न लोग हैं, उनकी तादाद 48%, और नहीं कहने वाले, जो खुश नहीं है अफसरशाही से, ब्यूरोक्रेसी से, वो 40% हैं। कह नहीं सकते 12% हैं, लेकिन 48% लोग अगर अफसरशाही के काम से खुश हैं तो ये भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बाकी अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं जो इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये वाकई किसी भी सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल रखना, उससे जनहित के काम करवा लेना और ब्यूरोक्रेसी से जनता को खुश कर देना, रोहित जी, बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल राजेंद्र, और सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं राजीव। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि क्या अफसर सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर जो जनता की राय है वो अभी राजेंद्र देव जी ने बताई है। तो ब्रेकिंग न्यूज में यही है
जब सवाल पूछा गया कि योगी सरकार का अपनी नौकरशाही पर नियंत्रण है, बिल्कुल, लोगों का कहना है बिल्कुल हाँ, राजीव। 48% लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का काम सही है। 48% लोग मानते हैं, 40% लोगों का कहना है कि नहीं, नौकरशाही पर नियंत्रण कम है। और जो लोग डिलेमा में हैं, जो लोग अभी भी नहीं कुछ कह सकते साफ साफ, उनकी संख्या 12% के बीच में आती है। तो ये आंकड़े हैं। जी रोहित जी। बिल्कुल, एक बार फिर से डेटा सेंटर का रुख करेंगे। अवधेश के पास चलते हैं। अवधेश, आपके पास क्या सवाल है? फिर दोनों सवालों पर हम जवाब लेंगे हमारे पैनलिस्ट से। अवधेश। बिल्कुल रोहित जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, और ये भी तय करता है कि किस तरीके से सरकार को लेकर लोगों का नजरिया है। सवाल ये है कि रोजगार के मामले में योगी, अखिलेश और माया में किसे बेहतर मानते हैं। ये सवाल भी बहुत हद तक सीटों को तय करता है और परसेंटेज को तय करता है। 21% लोग मानते हैं कि मायावती बेहतर है रोजगार के मामले में। अखिलेश यादव जी को 30% लोग मानते हैं कि रोजगार देने में बेहतर उनकी स्थितियां रही। 40% लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार रोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, और 9% ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बीजेपी 40, समाजवादी पार्टी 30 और बीएसपी को हम 21% के दायरे में देखते हैं। बिल्कुल, और सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। राजीव और स्नेहलता मौजूद हैं। स्नेहलता, क्या बड़ी खबर? जी राजीव जी, देखिए युवाओं का एक रुझान इससे पता चलता है। रोजगार जो सबसे ज्यादा दिल के करीब है वो युवा देखते हैं। कितना विश्वास है ये जान लीजिए आप। ये मायावती पर विश्वास जताते हैं 21% रोजगार। राजीव, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार 40% लोग मानते हैं कि बेहतर है। वहीं अखिलेश यादव सरकार की बात करें, सपा सरकार 30% लोगों को विश्वास है कि वो बेहतर है। जबकि कह नहीं सकते वाले यहां पर भी हैं, और 9% लोग ऐसे हैं जो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर 40% लोगों का भरोसा। रोहित जी। बिल्कुल, और जल्दी से रुक करेंगे। प्रदीप जी, क्या कहना है? दो सवाल थे हमारे, एक रोजगार को लेकर हमने ये सवाल था, और आपने दोनों सवाल आपने दिखे। क्या कहना है प्रदीप जी आपका? देखिए, जो पिछले सवालों के जवाब में मैंने कहा था, अभिषेक जी ने कहा ये सवाल पूछे नहीं गए थे, उनका जवाब दे दिया। वो एक परसेप्शन जो बना हुआ है उसके आधार पर मैंने कहा, ये नहीं कहा कि ये जो है ये सवाल सर्वे में पूछे गए थे। और उसका जवाब ये नए आंकड़े आपके दे रहे हैं कि उम्मीद किससे है। जो मैं कह रहा था अभिषेक जी से कि ये उम्मीद आप लोगों से नहीं है, संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उम्मीद भी योगी सरकार से है। ये किसी भी सरकार के लिए एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये भी है कि और बेहतर करने की गुंजाइश है और बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल प्रदीप जी, और हम एक छोटा सा सवाल, केशव प्रसाद मौर्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। केशव जी, रोजगार की बात करें तो एबीपी गंगा के सर्वे में 40% लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर सीएम साबित हुए। अखिलेश यादव 29.6% और दूसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर मायावती 20.7% और तीसरे नंबर पर है। चाहे क्राइम कंट्रोल की बात हो या रोजगार की बात हो, विकास हो, इन तमाम बातों पर जो बातें निकलकर सामने आई, क्या कहना आपका? देखिए, मैं विरोधियों के लिए और अपनी सरकार के लिए, दोनों के लिए, हम लोग 2017 में जब चुनाव लड़े थे, एक संकल्प पत्र लेकर के आए थे, और संकल्प पत्र के अनुसार जो जो वादे जनता से किए थे वो सारे वादे पूरे नहीं किए, उससे अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। और जहां सपा बसपा की आप बात करें, ये तो 15 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। श्री अखिलेश यादव जी तो विकास के मार्ग के सबसे बड़ी बाधा बन करके खड़े दिखाई दे रहे थे। हमको विकास की योजनाएं केंद्र सरकार की उत्तर प्रदेश में लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। या सब डरते थे कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया तो ये चुनाव हार जाएंगे, इनको ये डर लगता था। लेकिन मैं कहता था कि अगर आप योजनाओं को नहीं आने दोगे तो आप जो हार की संभावना देख रहे हो योजनाओं के आने के बाद, उससे बड़ी हार का सामना आपको करना पड़ेगा। और वह हुआ, और वह एक बड़े बहुमत की सरकार चलाते हुए आज आप जानते हैं 47 विधायक उनके केवल जीत पाए थे। और अगली बार जब हम 2022 में चुनाव के मैदान में जाएंगे, इनके आंकड़े और घट जाएंगे, बसपा के आंकड़े और घट जाएंगे, सब कांग्रेस के आंकड़े और घट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने मित्र दलों के साथ ऐतिहासिक सफलता। केशव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपना सर्वे दिखाएंगे ताकि हम उन सवालों के जवाब भी ले सकें, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन अभिषेक जी का दोनों सवालों पर ले लेते हैं। अभिषेक जी। जी रोहित जी, दो चीजें। अभी तो जो एक अकेली पार्टी जो अपना वोट शेयर लूज कर रही है, जो 10 से 11% लूज किया है जिसने, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में। बाकी सारी पार्टियां अपना शेयर बढ़ा रही हैं और बीजेपी की कीमत पे बढ़ा रही हैं। दूसरी बात, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो बात कह रहे थे
क्योंकि अब वो आपके सर्वे में ही वो चीज गलत आ रही है। आपके सर्वे के रिजल्ट है कि वो लोग कम से कम वो 36 से 40 सीटें लूज कर रहे हैं, बाकी पार्टियां गेन कर रही हैं, वो भी उन्हीं के कॉस्ट पे गेन कर रही हैं। तो ये निश्चित रूप से देखिए, जो इनको बातें करने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आज मैं परफॉर्मेंस आपको बता दूं, सबसे हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन है, हाईएस्ट लेवल पे फिस्कल डेफिसिट है, हाईएस्ट लेवल पे ग्रॉस डेट है उत्तर प्रदेश का, लोएस्ट लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ है आज तक की, 4 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा, लोएस्ट लेवल पे ग्रॉस वैल्यू फॉर्मेशन है। पिछले साल बजट में जितना इन्होंने प्रपोज किया था उसमें 1,16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू डेफिसिट कलेक्ट करना जो उसने कहा था हम करेंगे और नहीं कर पाई, सबसे बड़ा आंकड़ा है। लगभग 20 से 22% परफॉर्मेंस इनकी खराब है। तो उत्तर प्रदेश देख रहा है लगातार बातों से नहीं, काम पे उत्तर प्रदेश विश्वास करेगा। ठीक है अभिषेक जी, सरकार है जिसने कहा था उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त 15 दिन में हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था गन्ना किसान को हम 15 दिन में गन्ना दे देंगे। ठीक है अभिषेक जी मैं आपको रोकूंगा। हम एक बार फिर से जो 2 बड़े अहम सवाल थे, वो क्या सवाल थे, उनके क्या जवाब आए हैं, इस पर एक बार फिर से जाते हैं और उसके बाद आपसे भी रिएक्शन लेंगे। प्रदीप जी भी मौजूद है और केशव मौर्य साहब से भी हम एक सवाल लेंगे। सीधे डाटा सेंटर का रुख करते हैं प्राची के पास और मैं चाहूंगा प्राची एक बार फिर बताइए, वोट शेयर की जो बात थी, क्या सवाल था और क्या सर्वे में बात निकल कर सामने आई? बिल्कुल देखिए रोहित जी, हमने जो सबसे पहला सवाल था, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, उसके जवाब अपने दर्शकों को बताए कि अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, और इसके मुताबिक भाजपा को 41% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 24.4% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के खाते में 21.4% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 6% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर अन्य दलों की बात करें उत्तर प्रदेश में तो इनके खाते में 8% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ज्यादा नुकसान यहां पर भाजपा को नहीं हो रहा है। 41% वोट प्रतिशत अभी भी भाजपा के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है वो सबसे पहला सवाल जो हमने। ठीक है प्राची बिल्कुल, और तुरंत आस्था के पास चलते हैं। आस्था जी हाँ, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण सवाल लेके करके हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे। आइए अगला सवाल सीधे स्क्रीन पर और जानते हैं कि क्या जवाब दिया है जनता ने। 2017 के चुनाव के मुकाबले किस पार्टी के वोट प्रतिशत में कितना बदलाव आया? 2017 में 41.4% वोट परसेंटेज बीजेपी का, जो कि 2021 में 41% अनुमानित है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस। 2017 में समाजवादी पार्टी की स्थिति आप देखिए, 22% वोट शेयर मिला था। 2021 के लिए 24.4% वोट प्रतिशत अनुमान है, यानी कि 2% से ज्यादा का फायदा मिलता हुआ एसपी को दिखाई दे रहा है। बसपा की बात की जाए तो 2017 में 22.2% वोट शेयर बीएसपी का रहा और 2021 के लिए क्या अनुमानित है? 20.8%, यानी यहाँ लगभग 2% का नुकसान बहुजन समाज पार्टी को। कांग्रेस की स्थिति देखिए, 6.2% का वोट शेयर 2017 में रहा और 2021 की बात करें तो 5.9% और नुकसान कांग्रेस पार्टी को। और अदर्स के खाते में 8.2% वोट शेयर आया था, जो कि 2021 के लिए 7.9% अनुमानित है, यानी यहां पर भी माइनर डिफरेंस। लेकिन बड़ी बात यही रोहित जी कि बीजेपी की जो परिस्थिति है 2017 के मुकाबले 2021 में भी उतनी ही मजबूत दावेदारी नजर आ रही है। बिल्कुल का डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। बिल्कुल आस्था, कुछ कम हुआ है लेकिन बहुत कम कमी नजर आ रही है। प्राची का रुक गई है। प्राची, ये वोट परसेंटेज की बात हुई, सीटों की अगर बात करें तो क्या परिणाम सामने आए थे, एक बार फिर दर्शकों को बताइए। बिल्कुल देखिए रोहित जी, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके के परिणाम सामने आए थे, क्योंकि हमने सवाल पूछा था अपने जनता से और सवाल ये था कि यूपी में अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा के खाते में 284 से 294 सीट जाती हुई नजर आ रही थी, जबकि अगर समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो इस सर्वे के मुताबिक 54 से 64 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बसपा की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें तो 33 से 43 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जो अन्य दल हैं उनके खाते में 10 से 16 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहम है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो यहाँ पर भाजपा जो है उसे बहुत कम नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। रोहित जी बिल्कुल प्राची, तो ये स्थिति आपने बताई और जल्दी से हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ केशव मौर्य जी मौजूद हैं और हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले
अभिषेक मिश्रा जी क्या कहना है? ये हमारा सर्वे का जो दो बड़े सवाल थे, उन दोनों बड़े सवालों के जवाब आपने देखे, क्या कहना है आपका? अभी जो आपका सर्वे दिखा रहा है कि सिर्फ 40 सीटों का नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, मैं उतना कहना चाहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में साल भर का वक्त है चुनाव, उससे पहले देश में 5 चुनावों के नतीजे आने हैं, 2 मई को नतीजे आ जाएंगे। तो आपको परफॉर्मेंस लगातार दिखती रहेगी। और आप अगर देखेंगे 2017 के बाद से देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो किसी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कोई बहुमत की सरकार, रिजाउंडिंग थंपिंग विक्ट्री लेकर के आए हो। ऐसा नहीं है, चाहे गुजरात में रहा हो तो 8-9 सीटों की बात थी, बिहार रहा हो तो 4-6 सीटों की बात थी, कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, किसी भी प्रदेश में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अगला पंचायत का चुनाव हो जाने दीजिए, पंचायत अगर करा पाएंगे तो पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने 1995 का रिजर्वेशन ला दिया था, 2015 का फटकार पड़ी है, अभी तो हाईकोर्ट की फटकार पड़ी है, जनता की फटकार पड़नी बाकी है। जनता की फटकार 2022 में पड़ेगी और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के हक में पड़ेगी। जो प्रदीप जी सवाल उठा रहे थे, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई बहुमत की मजबूत सरकार जो विकास की बात करे, जो काम की बात करे, वो समाजवादी सरकार दे सकता है, माननीय अखिलेश यादव। तो केशव प्रसाद मौर्य साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक बड़ा सवाल लेते हैं। केशव जी, अगर देखा जाए इस पूरे सर्वे में आपकी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, हालांकि थोड़ी सी सीटें कम जरूर है पिछली बार से, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपके सर्वे पे कोई सवाल ना उठाते हुए बताना चाह रहा हूं कि 100% में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है जी। इसलिए जो हमें इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, जो इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, उसमें केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सर्व समाज के कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार लगातार जितने भी काम हैं उनमें एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। और केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, दोनों सरकारों की योजनाओं का जो लाभ है, जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम किया है। और उसमें से भ्रष्टाचार को खत्म करके, गुंडागर्दी को खत्म करके विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश प्रवेश किया है। इसके कारण से यह जन समर्थन, यह जनता का आशीर्वाद जो आपका सर्वे बता रहा है, हमें तो उससे ज्यादा भी समर्थन मिल रहा है। और आपके सर्वे जो भी बिल्कुल बिल्कुल केशव जी, आप हमारे साथ बने रहिए कुछ देर और बहरहाल अगले सवाल का रुख करते हैं कि अगला सवाल क्या था। और मेरे सहयोगी राजेंद्र देव डाटा सेंटर से मौजूद हैं। राजेंद्र, अगला सवाल क्या है आपके पास? बिल्कुल रोहित जी, कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। और जब भी चुनाव होंगे तो इस कोरोना काल में सरकार ने कैसा काम किया, इसका बहुत असर रहेगा जब लोग वोट देने जाएंगे तो। और वो कह रहे हैं बहुत अच्छा, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में। ऐसे लोग 39% हैं, अच्छा कहने वाले 25% हैं, औसत बताने वाले भी 17% हैं, खराब काम किया है सरकार ने ये कहने वाले 10% हैं, और बहुत खराब कहने वाले 5% हैं। और जो कह नहीं सकते वो लगभग नेग्लिजिबल हैं, 4% लोग हैं। तो अच्छा और बहुत अच्छा कोई अगर जोड़ लें रोहित जी, तो ये आंकड़ा लगभग ये 64% के आसपास चला जाता है। यानी कि कोरोना काल में योगी सरकार को इस सर्वे ने और जनता के मूड ने थम्स अप दिया है। रोहित जी। बिल्कुल राजेंद्र, तो ये आंकड़ा आपने दिखाया। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे, राजीव ढोंडियाल और स्नेहलता हमारे साथ बने हुए हैं। जी राजीव, बताएं क्या बड़ी खबर इस सवाल से? जी रोहित जी, बड़ी खबर यही है कि कोरोना काल में लोगों ने अपना सपोर्ट दे दिया है कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इन पैमानों पर बात करें तो बहुत अच्छा कहने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। जिन्होंने बहुत अच्छा कहा है उनकी संख्या 39% है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में प्रदर्शन की अगर आंकड़ों की बात करें तो अच्छा कहने वाले लोग 25% हैं राजीव, जिनको लगता है कि काम ठीक है। औसत यानी एवरेज रेट करने वाले लोग हैं 17%। खराब, ये बेहद अहम है। जो लोग कहते हैं कि खराब है वो 10% में आते हैं, बहुत खराब 5 में। जो लोग डिलेमा में हैं, कह नहीं सकते, उनकी आंकड़ों की बात करें तो 4% है। बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल था कोरोना काल में। तो एक तरह से ज्यादातर लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम किया। इस सवाल पर भी जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट्स का, तमाम पैनलिस्ट का। लेकिन अवधेश का रुख करेंगे। अवधेश, आपके पास अगला सवाल।
बिल्कुल रोहित जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चुनौतियों भरा साल था, ऐसे में बुनियादी सुविधाओं में किस तरीके से काम हुआ और कौन कितना बेहतर रहा। सवाल ये था कि बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी सुविधाओं के मामले में मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में किसे बेहतर मानते हैं। तो 54% लोगों का मानना है कि बिजली, सड़क, पानी के मसले पर योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम किया। अखिलेश यादव जी के पक्ष में 28% लोग जाते हैं और मायावती को 13% लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क के मामले में बेहतर काम किया उन्होंने। और 5% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कह नहीं सकते, लेकिन बिजली, पानी और सड़क के मामले में सबसे ज्यादा समर्थन जो मिला है योगी आदित्यनाथ के कामकाज को मिला है। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव हैं और तीसरे नंबर पर बीएसपी प्रमुख मायावती। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, और जल्दी से एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रदीप जी, क्या कहना है? बिजली, पानी, सड़क का हमने सवाल पूछा, कोरोना का सवाल पूछा, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, कोरोना में आप देखिए जो अभिषेक जी नियम बता रहे थे सेफोलॉजी का, उसके हिसाब से नेगेटिव में केवल 19% है। तो आप सोचिए 21% लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं सरकार का, उसने अच्छा काम किया। लेकिन रोहित जी देखिए, ऐसा है कि ये ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। जी बिल्कुल। ओपिनियन पोल जो है वो उसमें जो सीट और वोट प्रतिशत के आंकड़े हैं, ये सब मिलाकर एक इंडिकेशन, दिशा बताते हैं। और दिशा ये है कि योगी सरकार वापस आ रही है। तो ये इसमें जो है आमतौर पर ओपिनियन पोल गलत नहीं होते, जो डायरेक्शन बताते हैं। बड़ा रेयर होता है कि उसका उल्टा हो जाए। तो आंकड़े क्या होंगे ये तो चुनाव नतीजे के बाद हम लोगों को पता चलेगा। आज पता नहीं, केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दिशा के बारे में एक बात जो है निश्चित रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही है कि, और दूसरा विकास के काम में आप देखिए कि 1 साल कोरोना में गया, 1 साल अभी सरकार का बाकी है, फिर भी अगर 54% लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बेहतर हैं बाकी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों से इस मामले में, तो उनसे उम्मीद, मैं फिर बात कह रहा हूँ, देखिए इस पूरे सर्वे का अगर आप ये निचोड़ देखना चाहें तो ये है कि सरकार से उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, तो ये आपका कहना है। अभिषेक जी, आपका रिएक्शन इस पर क्या है? और हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश में जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार, उनका रिएक्शन भी लेंगे। लेकिन उससे पहले अभिषेक मिश्रा साहब, क्या कहना है आपका? तो ये है कि सरकार से उम्मीद है। देखिए, जो भी डेटा आया है, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत गंभीर सवाल हैं आज भी जो जनता के मन में है। जो बातें कही गई थी, जो बिजली, सड़क, पानी की बात है, हमें याद होगा कि एक्सप्रेसवे की बात कही गई थी कि हम समाजवादी सरकार से कम वक्त में बना के दिखा देंगे। ये चैलेंज योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं दिया था। हमने 23 महीने बनाया था, आज 4 साल की सरकार पूरी होगी, आपके सामने नहीं है। मैंने पहले भी कहा गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, ये घोषणा कई बार हो चुकी है। आज भी, अभी भी इस समय घोषणा हो चुकी है कि 31 मार्च तक लखनऊ गड्ढा मुक्त हो जाएगा। मैं एबीपी से उम्मीद रखूंगा कि वो जब वक्त आएगा तो वो दिखा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, जितने भी हमें डेटा पॉइंट्स चाहिए, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली में आप मुझे बता दें कितना नए मेगावाट बिजली इन्होंने प्रोड्यूस की। एक भी मेगावाट नया बिजली का पावर प्लांट नहीं लगा है। रिन्यूएबल एनर्जी में डिप आई है, जो कंजम्पशन है पर कैपिटा बिजली के कंजम्पशन में, उसमें डिप आई है। बिजली का रेट 4 साल में 4 बार बढ़ा है। तो ये आज जो ओपिनियन पोल की बात अभी प्रदीप जी ने कही, मुझे लगता है निश्चित रूप से ये ओपिनियन पोल है और इसका फाइनली जो रिजल्ट पे, नतीजे पे इंपैक्ट आएगा वो नहीं आएगा। बिल्कुल, हम अभिज्ञान के पास चलेंगे। अभिज्ञान प्रकाश, आपका क्या कहना है? किस तरह से आप देखते हैं जो इस सर्वे आया है सी वोटर और एबीपी गंगा का, बीजेपी को बढ़त है और कोरोना काल में योगी का किया हुआ काम लोगों ने इसको सराहा है, और इसके अलावा और भी तमाम मसलों पर हमने बात की। लेकिन मैं जो मूल सवाल थे 2, आप देखिए वोट प्रतिशत में थोड़ा सा कमी आई है, सीटों में कमी आई है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती हुई दिख रही है अगर आज चुनाव हो। क्या कहना आपका ओवरऑल? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी सुमित के साथ मैं इस पोल से गुजर चुका हूं। पहली बात, जो वहां पर मैं बहुजन समाज पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, विपक्ष नजर नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में उस दमदारी के साथ जैसा कि उसको नजर आना चाहिए। ओल्ड सिपोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं जब वो मूड पकड़ने की कोशिश करते हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि आप लोग मूड बता रहे हैं इस पोल के जरिए। अब तुलनात्मक अध्ययन जब होगा और सामने कमजोर विपक्ष सा दिखेगा, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे मसलों पर जो मौजूदा सरकार है और मुख्यमंत्री हैं वो कहीं आगे नजर आएंगे। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, और
दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि अगर इन मसलों पर मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी सरकार आगे नजर आ रही है और विपक्ष को खामियां नजर आ रही हैं जो कि वो जनता को नहीं बता पा रही है, तो ये पोजीशन ऑफ एडवांटेज, ये लाभ की जो पोजीशन है, ये आगे और मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को और वहां के मुख्यमंत्री को। तो अगर खामियां हैं, नाकामियां हैं, तो ये पहली जिम्मेदारी होगी जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को उजागर करने की। जो मुझे लगता है, मैं अक्सर लखनऊ यात्रा करता हूं, जो मुझे लगता है नहीं नजर आ रही है। इसीलिए बहुत सारे मुद्दों पर पॉइंट्स है विपक्ष के पास, लेकिन वो कन्वे नहीं कर पा रही है। लोगों को जरूर मानना है कि उन पॉइंट्स पे, जैसे कोरोना की हैंडलिंग, अभी मैंने कुछ देर पहले ये बात आपके चैनल पे कही कि कोरोना एक ऐसी स्थिति है जिससे पहले कभी नहीं देखा गया था। अब इस पर भी तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, मुझे उससे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं उसको नेचुरली 100% सही नहीं मानूंगा, क्योंकि कोरोना जैसी सिचुएशन ही पहले कभी नहीं आई थी, न पूरी दुनिया ने कभी देखी थी। फिर भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर इस सरकार के काम की सराहना हो रही है, क्योंकि अगर कमजोरी है तो वो उजागर विपक्ष अपनी तरफ से नहीं कर पा रहा है। मायावती जैसे नेता, मैं साफ कहना चाहूंगा, नजर ही नहीं आते किसी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हाल के अगर कुछ समय को हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल अभिज्ञान, तो ये स्थिति है। और बिल्कुल आपने कहा कि मायावती जैसे नेता नजर नहीं आ रहे, वो कभी कभार महीने में एक बार नजर आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक तरफा अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। आपके पास दोबारा लौटेंगे, जब अपने डेटा सेंटर का रुख करेंगे जहां पर प्राची मौजूद है। प्राची, क्या है अगला सवाल? बिल्कुल, देखिए रोहित जी, सिलसिलेवार तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या सवाल हमने पूछे। बिल्कुल प्राची, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। प्राची, मैं आपको रोकूंगा, उत्तराखंड की बात हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन इससे पहले जो बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई वो ये थी कि हमने लगातार कानून व्यवस्था की बात की, हमने बुनियादी ढांचे की बात की और हमने बात की भ्रष्टाचार पर लगाम की। तो इन तमाम अगर मोर्चों पर देखें तो दो मोर्चों पर बड़ा कम का अंतर था, दो मोर्चों पर काफी आगे योगी सरकार दिख रही थी। बड़ा, लेकिन अभी राजेंद्र का रुख हम करेंगे, राजेंद्र के पास चलते हैं। जी राजेंद्र। बिल्कुल सवाल बहुत सारे पूछे हमने और इसी आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं। डेटा सेंटर 4 पे इस वक्त जिस सवाल का जवाब हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण। क्या ये सवाल देखिए रोहित जी, बहुत सारे सर्कल्स में, सोशल मीडिया में और कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय रहा। क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए सही दावेदार हैं? हाँ कहने वाले। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और सवाल बाकी हैं, उन सवालों के जवाब हम लोग एक बार ले लेते हैं और एक बार फिर से डेटा सेंटर का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी राजेंद्र देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र। बिल्कुल रोहित जी, अपराध पर नियंत्रण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जब पिछला चुनाव हुआ तो इसको लेकर कैंपेन किया गया भाजपा के द्वारा, और अपराध नियंत्रण में माया, अखिलेश और योगी में कौन बेहतर है लोगों की नजर में, ये आंकड़े इसको दिखा रहे हैं। मायावती 25% लोग मानते हैं कि अपराध नियंत्रण में वो बेहतर रही। अखिलेश यादव के लिए 17% लोगों ने अपनी राय व्यक्त की पॉजिटिवली। योगी आदित्यनाथ जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री है, 54% लोग कह रहे हैं कि अपराध नियंत्रण के काम में उन्होंने सफलता प्राप्त की है पिछले 4 वर्षों में, और कह नहीं सकते का आंकड़ा मात्र 4%। तो यहां भी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पॉलिटिकल राइवल से, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, बहुत आगे दिखते हैं, डिसाइसिवली आगे दिखते हैं। रोहित जी। बिल्कुल राजेंद्र, जल्दी से ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं जहां पर राजीव और स्नेहलता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी स्नेहलता, बड़ी खबर। बिल्कुल रोहित जी, ये बड़ी खबर है। जब आंकड़ों की बात होती है, कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि अपराध पे नियंत्रण हुआ है, तो आंकड़े आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए। भ्रष्टाचार पे जब लगाम लगाने की बात आती है, कौन सफल है, तो मायावती को 25% लोगों ने बेहतर माना है। यहाँ पे उनका कहना है राजीव। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे आगे 50% से ज्यादा 54% के साथ पहले पायदान पर योगी आदित्यनाथ सरकार है। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माना है, जबकि अखिलेश यादव को 17% लोगों ने अपना समर्थन दिया है, जो कि तीसरे नंबर पर है। जबकि कह नहीं सकते वाले जो लोग हैं 4% उनकी संख्या है। रोहित जी। बिल्कुल राजीव, और जब अगले सवाल के लिए रुख करेंगे डाटा सेंटर का प्राची के पास। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए रोहित जी, लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर सवाल हमने क्या पूछे और उनके जवाब हमें क्या मिले। और अब जो अगला सवाल है टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने में माया, अखिलेश और योगी में किसे बेहतर मानते हैं लोग।
तो मायावती को 24% लोग हैं जो बेहतर मानते हैं, अखिलेश यादव को सिर्फ 19% लोग हैं जो बेहतर मानते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को 57% लोग हैं जो बेहतर मानते हैं। यानी भ्रष्टाचार की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं कि जीरो टॉलरेंस होगी भ्रष्टाचार पर। वो उनका जो जादू है कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है और 57% लोग हैं जो ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार रोकने में पिछली सरकारों से बेहतर रहे हैं, यानी मायावती और अखिलेश यादव से बेहतर रहे हैं, क्योंकि 57% योगी आदित्यनाथ के फेवर में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मायावती के लिए सिर्फ 24% लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार रोका है और अखिलेश यादव के फेवर में सिर्फ 19% लोग गए हैं। सिर्फ 19% लोग ऐसा मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से बेहतर अखिलेश यादव। बिल्कुल प्राची, और ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे राजीव और स्नेहलता के पास। राजीव, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये वो सवाल था जहां पर कंपैरिजन की बात हुई थी, तुलना की बात हुई, और यहां पर योगी आदित्यनाथ कंपैरिजन में सबसे आगे, तुलना में सबसे आगे, सबसे बेहतर माना है जनता ने योगी आदित्यनाथ को। 57% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को बेहतर माना है। मायावती को 24% लोगों ने माना है और 19% लोगों की नजर में अखिलेश यादव ने ये काम किया है, जहां पर ये बड़े आंकड़े हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जी रोहित। बिल्कुल, तो ये दो बड़े सवाल और इनके बड़े जवाब हमारे सामने आए हैं। हमारे साथ प्रदीप जी लगातार बने हुए, साथ ही साथ अभिज्ञान भी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रयागराज से मोइन भी हमारे साथ जुड़ गए, जहां पर बहुत से लोग इस वक्त एबीपी गंगा देख रहे हैं। प्रदीप जी, क्या कहना है? ये दोनों बड़े अहम सवाल, लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात की प्रदीप जी, और साथ ही साथ हमने बात की भ्रष्टाचार पर लगाम की। क्या कहना है आपका? देखिए, अभिज्ञान जो बात अभी कह रहे थे कि विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि मायावती जब 2012 में हारी थी चुनाव, तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो भ्रष्टाचार का था। आज भ्रष्टाचार के मामले में लोग अखिलेश यादव को उनसे भी पीछे मान रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मामले में। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि विपक्ष की स्थिति क्या है। बहुत बड़ी लीडरशिप की जो साख है, विश्वसनीयता है, उसकी क्राइसिस है। दूसरा, उनके जमीन पर मौजूद न होने की समस्या है। तीसरी बात है, देखिए, राजनीति जो है वो रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन पर चलती है। लोगों का परसेप्शन क्या है, आप ईमानदार हैं नहीं हैं, ये एक मुद्दा है जी, लेकिन लोग आपको ईमानदार मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये दूसरा मुद्दा है। तो चुनाव जो होता है सार्वजनिक जीवन में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, परसेप्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में परसेप्शन और रियलिटी दोनों का मेल होता हुआ दिख रहा है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप 4 साल में नहीं लगा, उससे पहले भी वो सांसद रहे हैं 5 बार, वहाँ भी इस तरह की कोई बात नहीं आई। तो ये जो है, दोनों जब मिलता है तो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं अभिज्ञान आपके पास आऊंगा। क्या कहना है? प्रदीप जी ने जो बात कही, जो भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर पर हमने सवाल पूछा, तो एक परसेप्शन बिल्डिंग की जो बात निकल कर सामने है कि परसेप्शन तो एक बन गई है, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं इन दोनों के हमारे इस सर्वे में, वो यही है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, जो बड़ी कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ, वो इस बात को मानते हैं। क्या कहना है आपका? जी अभिज्ञान। और लगता है अभिज्ञान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। तब तक हम प्रयागराज चलते हैं, मोइन जिनके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मोइन, लगातार सर्वे दिखा रहे हैं हम, और किस तरह की वहां पर स्थिति है, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल रोहित जी, उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर एबीपी गंगा चैनल ने जो सर्वे दिखाया है, उसे यहां देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज शहर के अल्लाहपुर इलाके में। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में पिछले 2 घंटे से लोग यहां पर मौजूद हैं, लगातार स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए हैं, देख रहे हैं। और जो ज्यादातर लोग हैं, वो ज्यादातर लोग जो है एबीपी गंगा के सर्वे से पूरी तरह से सहमत नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसा सर्वे में दिखाया गया है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, जो सर्वे दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, आप सहमत हैं इससे? नहीं, मैं सहमत हूं, लेकिन प्रयागराज की जनता में इसमें रोष है, क्योंकि यहाँ की सारी संस्थाएं,
सरकार ले जा रही है। इसलिए इलाहाबाद के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आप सहमत हैं कि जो सर्वे दिखाया गया है वो ठीक है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि किस आधार पर एक बार फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है? जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सफाई, मार्ग, बिजली, सारी व्यवस्थाओं में योगी जी की सरकार ने अव्वल दर्जे की व्यवस्था की है और भ्रष्टाचार एवं अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण किया है। इससे जनता काफी खुश है और योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी वजह है जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लगभग 300 सीटें पाने जा रही है? नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ माने जाते हैं जो युवा बेरोजगार की बात आप आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? हमेशा आप राइट की बात करते हैं, दंगा कराने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम जब चुनाव। आप मेरे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में है अगर आज चुनाव होते हैं, ये हमारा सर्वे बता रहा है। आप सहमत? हम डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु हैं और हम सब 2 साल से बेरोजगार हैं। शिक्षक ठीक है, बिल्कुल मोइन में इन लोगों का दर्द भी हम समझ सकते हैं और बिल्कुल, और हम लगातार बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगार लोगों की आवाज लगातार हम उठाते रहे एबीपी गंगा पर। अभी पिछले दिनों भी हमने एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी मुहिम इस पर छेड़ी थी और आप इन लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि इनकी आवाज हम लगातार उठाएंगे। मैं अभिज्ञान के पास एक बार चलूंगा। अभिज्ञान, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं रोहित आपकी आवाज। जी अभिज्ञान, आपसे सीधा सवाल है कि अभी हमने बात की भ्रष्टाचार और साथ ही साथ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, जो नतीजे सर्वे में निकलकर सामने आए वो मौजूदा सरकार के पक्ष में है। क्या कुछ कहना आपको कि परसेप्शन बिल्डिंग में बाजी मार गए हैं योगी आदित्यनाथ और बाकी लोग अभी बहुत पीछे हैं? जी ये दोनों मुद्दे बहुत, जैसे प्रदीप जी ने कहा, बरसों से उत्तर प्रदेश की अगर आज राजनीति देखिए तो करप्शन, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, ये दोनों ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन्होंने सरकारें बदली हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया मायावती की सरकार जाने का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दो जनता का मानस वहां पर बनाते हैं ये दो मुद्दे, कि क्या उनका लीडर या लीडरशिप करप्ट तो नहीं है, क्या लीडरशिप जो है वो सही तौर तरीकों से कानून व्यवस्था को हैंडल कर सकती है या नहीं। मौजूदा सरकार के केस में विकास दुबे वाली घटना जो है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी, लेकिन फिर भी लोगों का ये मानना है कि कानून व्यवस्था जो है वो ज़्यादा सख्ती से हैंडल हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों पर आज की स्थिति में जो ये सर्वे दिखा रहा है इसका प्रतिशत लाभकारी ही साबित होगा, क्योंकि ये हैं दो यूपी के ऐसे मुद्दे, यूपी की राजनीति के दो ऐसे मुद्दे जो जनमानस में परसेप्शन, धारणा, जो प्रदीप जी कह रहे थे कि बड़ी अहमियत होती है उसकी राजनीति में, वो जरूर क्रिएट करते हैं। तो उस क्रिएशन में, उसके बनने में ये एडवांटेज शर्तिया होगा अगर इसी तरह से अगले 1 साल कंटिन्यू करता है, सस्टेन रहता है। बिल्कुल, अभियान आपके पास दोबारा लौटेंगे और फिर से एक बार डेटा सेंटर का रुख करेंगे आस्था के पास। आस्था, क्या सवाल है अगला और क्या उसके रिजल्ट्स हैं? बेहद अहम सवाल रोहित जी, और सवाल ये कि क्या सीएम योगी का अपने कैबिनेट मंत्रियों पर नियंत्रण है? क्या सीएम योगी का पूरा कंट्रोल अपने कैबिनेट के मंत्रियों पर है? और जवाब सामने आ चुका है, उसका टीवी स्क्रीन पर है। हाँ कहा है 52% लोगों ने, 31% लोग मानते हैं नहीं और 17% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। और सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने कैबिनेट मंत्रियों पर नियंत्रण है? जी हाँ, वो कैबिनेट जो कि सीएम के विजन को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग विभागों में जन कल्याण के लिए योजना लेकर आते हैं, जन कल्याण के लिए कामकाज करने की जिम्मेदारी होती है, ग्राउंड पर उतरना, पब्लिक से 1 to 1 बनाकर रखना और सीएम के विजन को आगे बढ़ाना। तो क्या अपने कैबिनेट पर नियंत्रण है? 52% लोग कह रहे हैं हाँ है। बिल्कुल आस्था, एक बार फिर से ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। स्नेहलता और राजीव वहां से मौजूद हैं। स्नेहलता, क्या बड़ी खबर? जी यहाँ पर रोहित, बहुत बड़ी बात है रोहित जी। देखिए, जहाँ ये माना जाता है कि किसी की टीम कैसी है और उसी की स्पिरिट ये आंकड़े बताते हैं। जहाँ कैबिनेट पे कितना कंट्रोल है, कितना नियंत्रण है मंत्रियों पे, ये राय जब ली गई तो 52% लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल सीएम का कंट्रोल है। राजीव, बिल्कुल 52% लोग कह रहे हैं कि हाँ कंट्रोल में है, जबकि नहीं वाले जो हैं उनकी संख्या 31% है, जबकि कह नहीं सकते जो लोग हैं वो 17% है जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। लेकिन हाँ के साथ 52% लोग, रोहित जी
बिल्कुल, तो ये आंकड़ा सामने और उत्तर प्रदेश का पूरा आंकड़ा हमने आपको दिखाया कि किस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है। अब उत्तराखंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का वोट शेयर और सीट शेयर का आंकड़ा एक बार फिर हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश का जो पूरा सर्विस के सारे सवाल आपने देखे, अभिज्ञान ने सारे सवाल देखे, उनके जवाब देखे, सीटों की बात हो या मुद्दों की बात हो, जो एक एक फाइंडिंग्स इस सर्वे की आई, तो अब अगर आखिर में इसका निचोड़, इसका विश्लेषण किया जाए तो संक्षेप में क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ के लिए, अखिलेश यादव के लिए और मायावती के लिए, अगर दो सेंटेंस की बात की जाए तीनों के लिए। देखिए एक बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में अपनी विश्वसनीयता कायम करने में कामयाब रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना होना, उनके खिलाफ भाई भतीजावाद का आरोप ना होना, इसका मतलब है कि वो उनकी स्थिति कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो पहले दो मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। तीसरी चीज़ जो है, बीजेपी ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग 6 साल में की है, खासतौर से यूपी में, उसको कंसोलिडेट किया है। इन दोनों पार्टी, अखिलेश यादव हों या मायावती हों, ये दोनों अपना सामाजिक आधार बढ़ाने में या इनका जो पहले था उसको रिगेन करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। जो अभिज्ञान जी ने बात कही मायावती की कि वो नज़र नहीं आती, और बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव की बात करें तो ट्विटर से बाहर नज़र नहीं आते। तो राजनीति सोशल मीडिया से नहीं चलती है। सोशल मीडिया आपकी राजनीति को एक जो है फ्लिप दे सकती है, थोड़ा सा उछाल दे सकती है, लेकिन राजनीति ज़मीन पर ही होगी, और ज़मीन पर विपक्ष नदारत है। उत्तर प्रदेश में सरकार की जो नाकामी है उसको भी बताने वाला, उसका राजनीतिक लाभ उठाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल प्रदीप जी, और हमारे साथ सी वोटर के आउटपुट एडिटर खालिद भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अभिज्ञान हमारे साथ लगातार बने हो। खालिद, एक आपसे सवाल, अभी उत्तर प्रदेश का हमने दिखाया पूरा का पूरा सर्वे, उत्तराखंड का भी कुछ देर में हम दिखाने वाले हैं। तो इस सर्वे में सबसे अहम बात, और मैं चाहूंगा आप दर्शकों को भी बताएं, हम लगातार इस सर्वे की विश्वसनीयता की बात बता रहे हैं कि बड़े थॉरली पूरा सर्वे किया गया। खालिद जी, देखिए इस सर्वे से जो सबसे एक मजबूत बात उभर के आई, वो अभी जो उससे पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो तितर बितर नजर आता है। अगर आज की डेट में जो ये सर्वे डाटा कहता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं और अपोजिशन की जो पार्टीज हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, अगर ये अलग अलग लड़ती हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार क्लियर मेजोरिटी के साथ बनेगी, क्योंकि जो सर्वे में है वो बीजेपी और बीजेपी के अलायंस, खासतौर से तो अपना दल है, उनका वोट शेयर लगातार 2017, 2019 और अब 2022 में होने वाले चुनाव के पहले जो सर्वे हुआ उसमें लगातार 40% के आसपास वो बना हुआ है। और जो बाकी पार्टीज है वो लगभग दोनों इंडिविजुअली इनके आधे आधे वोट शेयर पे ही अटकी हुई है। वो जैसे अगर आप बीएसपी का लें तो वो 2017 में 22% पे थे, 2019 में वो तकरीबन जो है 19.26% उनको आया था। ऐसे ही सपा का है, सपा 2017 में जो है 22 पे थी, 2019 में उनको 2017 में 22% पे थी, 2019 में उनको 17% करीब आया था, और अभी भी सर्वे में उनको 24.4% के आसपास आ रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के फेवर में है अभी, और अगर ये इंडिविजुअली लड़ते हैं तो जी तो कोई भी पार्टी, ये लोग जो कोई भी पार्टी इतना दमखम नहीं रखती है कि वो उनके आधे के आसपास भी आ सके योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये बड़ी फाइंडिंग आपने बताई, और खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अभिज्ञान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम अगला सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको दिखा देते हैं कि उत्तर प्राची के पास चलते हैं डाटा सेंटर में कि वोट शेयर की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, और सीट की बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले वोट शेयर की स्थिति एक बार नजर डाल लेते हैं जल्दी से। प्राची, बिल्कुल, देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं रोहित जी कि उत्तर प्रदेश का किस तरीके से आंकड़ा रहा है, और वो सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, और उसके मुताबिक 41% वोट भाजपा को मिल रहे हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान भाजपा को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो 24.4% वोट फीसद समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बसपा की यहां पर बात करते हैं तो बसपा के खाते में 21.4% वोट फीसद जाता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जनाधार बहुत ज्यादा बड़ा है, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 6% वोट। बिल्कुल प्राची, तो ये आपने बताया कि 41% के आसपास का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से करती हुई दिख रही है। लेकिन अगर सीटों की बात भी कर ली जाए तो जल्दी से मुझे लगता है कि दर्शकों को एक बार फिर हमें बताना चाहिए कि सीट प्रोजेक्शन क्या रही है सर्वे में। प्राची, अगर हम सीटों की बात करें, रोहित जी लगातार बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को, हमने वोट फीसद बताया, अब सीट जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो कितनी सीट किस पार्टी को मिलेंगी। भाजपा की बात करें तो 284 से 294 सीटें भाजपा उस पर काबिज हो सकती है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 54 से 64 सीटें मिलती हुई आ रही हैं हमारे सर्वे के मुताबिक, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। बसपा की अगर बात करें, यानी मायावती की हम बात करें, जिनके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वो नजर नहीं आती हैं, उनके खाते में 33 से 43 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है सर्वे के मुताबिक भी, सिर्फ 1 से लेकर 7 तक सीटें ही उनके खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 10 से 16। बिल्कुल प्राची, तो ये आपने स्थिति बताई। अब एक बार फिर से हम अभिज्ञान का रुख करेंगे। अभिज्ञान, प्रकाश, क्या कहना है आपका इस सर्वे की तमाम फाइंडिंग्स पर, क्योंकि आपने सारे सवाल और उनके रिजल्ट्स भी आपने सुने। आखिर में किस तरह से आप डिकोड करेंगे इस पूरे सर्वे की जो फाइंडिंग्स आई हैं? बिल्कुल स्पष्ट है और कोई इसमें बहस का हिस्सा ही नहीं बचता है कि मौजूदा अगर इस सर्वे के हम हिसाब से चले तो मौजूदा मुख्यमंत्री को, जैसे हम टेनिस के मैच में देखते हैं ना, तो वो एडवांटेज पॉइंट्स सारे उनके हक में हैं। जैसा प्रदीप जी ने सही कहा कि अगर विपक्ष को नाकामियां नजर आ रही हैं तो उनको उसको उजागर करना पड़ेगा, उनको अपनी भूमिका जनता के सामने वैकल्पिक करनी पड़ेगी, उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा प्रेजेंस तो मैंने आपके वहाँ पर सुमित के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, प्रियंका गांधी की नज़र आती है, बाकी वहाँ पर स्थानीय बड़े चेहरों के अलावा। तो अगर वो ये सब नहीं करेंगे और खाली ये सोचकर बैठे रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो उससे कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला। जनता जिन मुद्दों की तरफ देख रही है उसके हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से मौजूदा मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे प्रतिशत में सही काम किए हैं। तो अगर आपको डेमोक्रेसी की तरह से चलकर, पॉलिटिकल तरह से चलकर उन पॉइंट्स को उजागर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, यानी कि विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उत्तर प्रदेश के मूड की हमने बात की, जहां पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर, और विपक्ष की स्थिति बेहद खराब वहां पर दिख रही है अगर आज वोट हो सी वोटर के सर्वे के मुताबिक।